So let's begin today's podcast. आज हम लोग फिर से एक बार बातें करने आए हैं स्मार्ट मनी की एंड निफ्टी की। तो शुरू करने से पहले मैं आप तीनों से ही आप लोगों का लुकआउट एक जानना चाहूँगा, निफ्टी पे भी आपका क्या व्यू है। एंड कल काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिया था निफ्टी में। एक शार्प फॉल के बाद एक शार्प वापस आया, बाउंस बैक आया, बट देन आज कुछ फ्लैट सा ही चला मैं कहूँगा। बट व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? क्या हो रहा है एंड व्हाट इज हैपनिंग? हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट, सर? सो Yeah. Um, यस, प्रोफेसर so गुल सर, प्लीज। yeah. So good evening. Good evening all. Hi Breakout sir. Hi Vishu. Hi Bharat sir. I hope you are having a lovely evening. So I'm delighted to host this space with you all. Yeah. So regarding Nifty, what I see, I think I have another take on that. People say that Ukraine और इसका रशिया की लड़ाई हो गई, इसकी वजह से होगी। इसका मेरे हिसाब से इसका कुछ लेने देने नहीं। इट वाज ऑल डेटा। निफ्टी गिरी क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदे बियर स्प्रेड लेके जाते हैं। 17,400 की बेच दो, 17,100 की दो बेच दो। सो एक्चुअली जो मंडे को हुआ वो उनको ट्रैप करने के लिए हुआ। जो कल हुआ, कल लोगों ने इतनी बियर स्प्रेड मतलब कि बना लिए होंगे, 16,400 बेच दो, ये बेच दो, मतलब कि भाई 16,000 पे मार्केट आएगी। तो कल उनको ट्रैप किया गया, जिन जो जो ये काम करके गए थे, जो ऊपर की कॉल्स अपनी बेच के गए थे। 17,200 की दो एक बेच दो, और 17,400 की दो बेच दो। सो दिस इज समथिंग अ ट्रैपिंग दैट इज गोइंग ऑन। एज पर मी निफ्टी, ये डेटा इज वेरी नॉट लुकिंग गुड, बट बैंक निफ्टी डेटा इज लुकिंग गुड। आई थिंक बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे, और इवन आप जो बिगर बैंक्स हैं जैसे इंडसइंड बैंक है, उसका अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे ना, इंडसइंड बैंक में कुछ ना कुछ फटने वाला है। और आई एम एक्सपेक्टिंग वो ऊपर को ही होगा। सो बैंक्स के अगर आप चार्ट्स देखोगे और बैंक्स का डेटा देखोगे और बैंक निफ्टी का डेटा देखोगे, सो बैंक्स हैव वेरी गुड पोटेंशियल टू, मे बी अगर कल को मार्केट अप जाती है तो बैंक्स कैन लीड दिस रैली। एंड आई डोंट नो, from Jan onwards, I am seeing more, you can say, बैंक निफ्टी एक 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 सेक्टर हो सकता है जो कि आई थिंक अगर कल को निफ्टी नीचे गिरती है तो बैंक्स कैन सपोर्ट निफ्टी टू गो अप। सो ओवरऑल मैं निफ्टी पे बेरिश हूँ, बट मैं बैंक्स पे आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर कल को मार्केट का माहौल चेंज होता है तो बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स ही इसको ऊपर लेके जाते हैं। सो अभी के लिए रेंज क्या निकल के आ रही है निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है 17,000, जो कि बहुत सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रही है? 17,500। बैंक निफ्टी में 36,500 की बहुत बहुत अच्छी सपोर्ट है। आई थिंक अगर आपको 36,500 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो आई थिंक वी शुड लॉन्ग बैंक निफ्टी। एंड रेजिस्टेंस वही आपको 38,500 टू 39,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस दिखेगी। और इनिशियली जो मेरे को एक चीज विशु और मे बी भरत सर और ब्रेकआउट चार्ट सर कैन कंफर्म, एक मेरे को इशू ये लग रहा है, अगर मैं निफ्टी का पुट कॉल रेशो देख रहा हूं ना मार्च सीरीज का, दैट इज वेरी वेरी बुलिश। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड भी मार्च की कोई पुट इतनी राइट क्यों करेगा यार, इतनी बुलिशनेस। आई थिंक दैट पुट कॉल रेशियो इज अराउंड व्हाट एट 2.30। मतलब अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट गुड। तो ये कल को पैसा इतना लगा हुआ है, बंदे इतने ज्यादा बुलिश हैं, वो ज्यादा बुलिशनेस कहीं ना कहीं मेरे को एक कॉशन रहने के लिए वो कह रही है कि यार भाई तू कॉशन हो जा। विच इज विशु, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट गुड। मतलब अगर आप मार्च मंथ की, जिसकी 31 मार्च को एक्सपायरी है, आई थिंक इट्स बिन 7 हफ्ते पड़े हैं, आई थिंक उसका पुट कॉल रेशियो 2.3 होना इज नॉट गिविंग मी कंफर्ट कि यार मेरे को यहाँ पे बाय करना है। और और मैं ब्रॉडर पिक्चर की अगर मैं बात करूं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्टॉक्स, यार मोस्टली कैश स्टॉक्स जो भी मिड कैप है या स्मॉल कैप है, उनका स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया। मतलब कि जो तो अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे कि प्राज हो गया, डीसीएम श्रीराम हो गया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है। आई डोंट वांट टू नेम कि कल को मैंने बोला तो लोग ले लें, बट जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो फिर भी उनका स्ट्रक्चर बहुत सही है।
बट जो स्टॉक्स है ना, जो कि मतलब अंधाधुंध पिछले 2 साल में चले हैं, उनका स्ट्रक्चर वीक हो गया है, विच इज वेरी कंसर्निंग साइन। तो मेरा यही एडवाइस है लोगों को कि भाई अगर आपको कोई लूजिंग ट्रेड है, उसको एवरेज मत करो। आपको नहीं पता भाई, बुल मार्केट में कोई भी प्राइस महंगी नहीं होती, बियर मार्केट में कोई भी प्राइस सस्ती नहीं होती। तो जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में स्टार की बात करी थी, आई थिंक 400 पे था, 350 340 जा चुका है। मतलब जो स्टॉक बेरिश है उसमें हाथ मत जलाओ, जिसका स्ट्रक्चर वीक है हाथ मत जलाओ, बी इन क्वालिटी स्टॉक्स। सो मेरा यही टेक है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। थैंक यू। या राइट, ग्रेट। आई हैव मेनी मोर क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई विल कम बैक टू यू। उससे पहले हम लोग भरत सर से ही पूछते हैं, सर व्हाट इज योर टेक ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी राइट नाउ? So thanks, Vishu, and very good evening all. So निफ्टी और बैंक निफ्टी का एज फार एज माय व्यू इज कंसर्न्ड इज, सो पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि वट एवर आई एम यू नो गोइंग टू से हेयर और यू नो शेयर हेयर इज प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट ऑब्जर्वेशन। सो मेरा कुछ उसमें एजम्पशन नहीं है, मेरा उसमें ये नहीं है कि मुझे कुछ लग रहा है करके, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे लगने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई रिस्पेक्ट मार्केट एज अ बॉस and I always try to follow the boss. So what boss is telling through charts to me is कि एक तो सबसे पहले तो है, मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो अगर निफ्टी जो है वो फ्लैग पैटर्न में काफी टाइम से बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो लोअर ट्रेंड लाइन और 200 डे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस हमें 2 या 3 बारी पिछले 1.5 महीने में मिला है, जहां से कि हम लोगों ने फिर से एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है। तो अभी जो रिसेंट में भी जो हुआ है वो कल यही हुआ है, जो हमने वहां से सपोर्ट लिया है, दैट वो सपोर्ट जोन जो है दैट इज अराउंड 16,800 से लेके 1600 940 50 के आसपास। तो वो जो 150 पॉइंट का जोन है वहां पे हम लोगों ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। एंड इफ एट ऑल आई कैन कोट द डेट्स ऑल्सो वेयर वी हैव टेकन द सपोर्ट, 30th of August 21 को पहली बार वहां पे उस जोन में सपोर्ट लिया। सेकेंडली वी हैव टेकन इट ऑन 29th of November वाले वीक में हमने वहां पे सपोर्ट लिया। और उसके बाद में हम लोगों ने 27th of December वाले वीक में सपोर्ट लिया। एंड फाइनली जो रिसेंटली हमने सपोर्ट लिया वो है 24th of Jan वाले वीक में। तो मेरा ये मानना है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे एक जोन को इस्टेब्लिश करते हैं, विच इज नथिंग अगेन एज द टॉपिक सजेस्ट टुडे, ये हम लोग आप मैं और कोई नहीं कर रहा सपोर्ट को, जोन को मतलब इस्टेब्लिश, ये बड़ा पैसा स्मार्ट मनी बोलो, इंस्टीट्यूशंस बोलो, जो मर्जी बोलो, वो लोग जो है कोई ना कोई ऐसी एक स्ट्रांग फोर्स है यहाँ पे कि जो इससे नीचे निफ्टी को टूटने नहीं देना चाहती। और एक ही इसमें जो है एक एबरेशन में बोलूंगा, जो कि हमने 16,418 जो कि एक प्रिसाइज लो है, हम लोगों ने एबरेशन इस जोन को तोड़ के हमने रिसेंट में जो टेस्ट किया था, दैट इज ऑन 20th of December के जोन। अपार्ट फ्रॉम दैट 16,800 से लेके 16,940 50 तक का जो ये जोन है, बार बार मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन टेस्टेड। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि ये मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एज पर डाउ थ्योरी। तो ये जो भी न्यूज़ फ्लो है, दिस इज ऑल गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द चार्ट्स। So this is just to get limelight, and we are shown what exactly they want to show us. So news flow, as per me, I don't see any news and I don't believe in that. So मेरा ये मानना है कि चार्ट्स आर टेलिंग कि ये जोन जो है काफी टाइम से होल्ड कर रहा है, और उसके नीचे जो एक ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं जो बुल्स के लिए रहेगा, या लक्ष्मण रेखा, वो 16,400 रहेगा। अगर हम इस इन लेवल्स को होल्ड करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और फॉर अ डिसेंट टाइम इन द कमिंग डेज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दिस वॉलेटिलिटी, सो आई मेंटेन दिस व्यू के वी शुड बी, एज पर द लॉन्ग टर्म चार्ट्स, वी आर स्टिल इन बुल अप ट्रेंड। बट इंटरमिटेंट करेक्शंस बोलिए, इसे शेकआउट बोलिए, पुल बैक बोलिए, जो मर्जी बोलिए, उसके बेसिस के ऊपर ये जोन्स को होल्ड करना बुल्स के लिए एक बहुत जरूरी, मतलब एक पॉइंट है, एक की एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा मेरे लिए। कमिंग ऑन द हायर साइड, जो सप्लाई जोन जो क्लियरली विटनेस हुआ है पिछले कई महीनों से, दैट इज इन द रेंज ऑफ 17,600 टू 17,800। और मैं तब तक बुलिश या फ्रेश लॉन्ग्स के लिए, मतलब आई विल नॉट थिंक अबाउट टिल द टाइम वी क्लोज मैनेज अ क्लोज एटलीस्ट अ डेली क्लोज above 1700 800 and 18,000. So I will be just like respecting the sideways markets, and probably I will be very much light in my positions, or I will suggest everybody to be on the sidelines
बिकॉज ये मार्केट्स जो है ये कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए है। प्रोटेक्शन अगर आपके पास रहेगा कैपिटल, तो कैपिटल मार्केट्स में यू विल बी सर्वाइविंग। एट द सेम टाइम मार्केट हमेशा साइडवेज में भी नहीं रहेगा, मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग फेज में भी नहीं रहेगा। तो अगर ट्रेंडिंग फेज जब भी आपको मिलता है, तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एपेटाइट, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यू कैन प्लान बेस्ड ऑन योर जजमेंट और योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंसल्टेशन। बट अभी के लिए बी ऑन द साइडलाइंस, लेट इट गिव अ ट्रेंडिंग मूव ऑन ईदर साइड, आइदर 18,000 के ऊपर ब्रीच करे या 16,400 के नीचे ब्रीच करे। इससे ऊपर मतलब, दिस इज माई पर्सनल व्यू एंड आई एम फॉलोइंग इट, सो आई एम शेयरिंग इट हेयर। As far as Bank Nifty goes, so Bank Nifty के लिए even I am sharing my views on a daily basis based on request. So I am sharing my views on YouTube channel of mine. So उसमें भी अगर आप देखेंगे previous, अगर मेरा day to day basis पे I have been insisting कि Bank Nifty is demonstrating relative strength as compared to Nifty since a long time now. So Bank Nifty is not showing any sign of weakness as of now, even in these volatile times. एक चीज जो परसों हुई थी, जो 37,000 हम लोगों ने ब्रीच करके क्लोज उससे नीचे दिया था, दैट वाज अ काइंड ऑफ सरप्राइज, एटलीस्ट फॉर मी एंड आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। वो एक छोटा सा एक काइंड ऑफ लगा था कि थोड़ा शायद बैंक निफ्टी भी वीक होता हुआ दिख रहा है, बट अगेन प्राइस एक्शन फॉलो थ्रू नहीं आया वहां पे। एंड अभी भी जो है रिलेटिव बेसिस पे इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सो आई मेंटेन, इसमें भी जो है मेरे हिसाब से जो जोन्स मुझे चार्ट पे दिख रही हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, आई रिस्पेक्ट ऑल द हायर टाइम फ्रेम। आई बिलीव के हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम फॉलो करता है, इट माइट बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो 36,000 से लेके 36,700 तक का एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है, जहाँ पे कि बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट लेके इट हैज टेकन अ बाउंस। सो दिस इज अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी एज फार एज सपोर्ट्स गो फॉर बैंक निफ्टी। ऑन द हायर साइड जो है वो 38,500 से लेके 39,500, ये 1,000 पॉइंट का रेंज जो है, यहाँ पे हमने कंसिस्टेंटली मल्टीपल टाइम्स ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस वी आर सीन सप्लाई कमिंग। So till the time we, manage a close on a daily basis above 39,500, I will still say that it is Bank Nifty is also in a sideways, market, and I will refrain from any positions even in Bank Nifty till the time any trending, direction is clarified. So Vishu, this will be my broader view, and just a small note. So with these two indices, apart from this, Nifty, sorry, your mid cap and small cap are still showing some signs of support at the lower levels. So अगर मिड कैप के लिए मैं स्पेसिफिकली देखूंगा, तो मिड कैप इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग इन अ फ्लैग पैटर्न, और उसका जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको रिसेंटली हमने 5 बारी बड़े टाइम फ्रेम पे वहां से हमने बाउंस लिया है। So today is this current week is fifth time where we have taken a bounce, and the levels from where we have reversed is 28,100 के करीब। तो 28,100 जो है उसमें भी मेरे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, और प्रोबेबली वहां पे भी अभी ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मुझे चार्ट का कहीं वीक होता हुआ नहीं दिख रहा है एज फार एज मिड कैप गोस। स्मॉल कैप में वही सेम चीज है, लेकिन उसमें क्या है कि हमने लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया है इस वीक में, बट some sort of bounce has been witnessed in yesterday and today. So till the time we manage a weekly close above 10,800 on small cap, probably it is looking relatively weak as compared to mid cap. But overall, it all depends upon the broader markets and the global, support from the markets. So this is all what I can, share based on my chart observations. Right, right. Great, sir. Thank you so much for sharing that wealth of information with us. And I'll definitely come back to you with more questions. And before that, let's get to breakout chat, sir. Sir, what is your view on currently what is happening in the markets? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे भरत सर ने बोला और प्रॉफिट बिग बुल सर ने बोला, इन दोनों ने जितना बोला आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ बचा है। बट दोनों ने कहीं ना कहीं एक है ना ग्रे एरिया छोड़ा, उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। आई एम वेरी मच हेल्पफुल। मैं सबसे पहले प्रॉफिट बिग बुल सर का जो उन्होंने बोला कि पीसीआर रेशियो जो मार्च का बढ़ रहा है, उसके लिए मेरे पास एक बहुत ईजी और बहुत सिंपल आंसर है।
सब मार्च में क्या यूपी के रिजल्ट आ रहे हैं। अब मैं आगे तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। विशु नोज इट एंड मेनी पीपल जो मेरे से कांटेक्ट में वो नोज इट। तो उन्हें तो मैंने कुछ ना कुछ तो बोल रखा है। तो आई एम वेरी मच ऑफ ओपिनियन कि जो भी हो रहा है वो यूपी इलेक्शन की वजह से हो रहा है। एंड रशिया तो चलो ठीक है, रशिया यूक्रेन इज फाइन फॉर मी, बट यूपी इलेक्शन एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। एंड जो भी डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं निफ्टी का, मुझे एक बहुत प्यारा सा वीसीपी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है इनवर्स। सो द मोमेंट ये 17,000 तोड़ता है, सब अपने अपने स्टॉक्स बेच दीजिएगा और सब ऑप्शन राइट कीजिएगा। मतलब मैं भी सीख रहा हूँ ऑप्शन राइट करना, बट जिस दिन मैं सीख गया उस दिन मैं 17,000 के ऊपर के जितने कॉल होंगे ना, मैं सब राइट करेगा। सो इन माई ओपिनियन निफ्टी इज इन मूड टू मेक अ वीसीपी पैटर्न। जैसे वीसीपी पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स 15,800। अगर और ज़्यादा कुछ होता है यूपी इलेक्शन में तो देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इवन लोअर लेवल्स। मैं आज बहुत साफली बोल देता हूँ। भरत सर ने जैसे बोला कि 15,800 का लेवल है, मतलब सॉरी 17,800 का लेवल है, तो मैं 17,800 के लेवल के लिए 100% अग्री हूँ। जब तक डेली क्लोज मुझे उसके ऊपर नहीं मिलेगा, मेरा जो 30-35% कैपिटल कैश इन हैंड है वो कैश इन हैंड ही रहने वाला है। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जो भी इंडेक्स कर रहे हैं या जो भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो जो भी पोजीशन है कोशिश करिए इंट्राडे काट दीजिए, क्योंकि अभी 3% का गैप अप गैप डाउन होने लगेगा ना, तो इवन इफ यू आर अ सेलर, आप सोचो कि 500 पॉइंट दूर की निफ्टी बेच देता हूँ, कल एक्सपायरी है। अभी कर रहा आज रात को कोई यूक्रेन से आके बोलता है कि नहीं भैया रशियन ट्रूप्स आर इनसाइड आवर टेरिटरी, कल निफ्टी 5% भी टूट जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनको एक छोटा सा क्वेश्चन कि ओवरनाइट कुछ ज़्यादा कैरी ना करें, थोड़ा सेफ रहें। ठीक है, अब ये हो गया। आई डोंट ट्रैक बैंक निफ्टी मच, सो सॉरी फॉर दैट। बैंक निफ्टी पे मैं थोड़ा ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are, sir. ओके। Perfectly audible. हाँ, सो अब आती है स्टॉक स्पेसिफिक बात। एक चीज़ जो मैं भरत सर के साथ थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ वो ये है, अभी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कि जो सपोर्ट अपन नीचे ले रहे हैं ना 200 EMA DMA जो भी आ रहा है, उसका क्या 4-5 बार हो चुका है ना, वो बहुत वीक हो चुका है। क्योंकि एक सपोर्ट को आप कितनी बार मारोगे, एंड द अमाउंट ऑफ सेलिंग एफ आई आर डूइंग, आई एम प्रिटी मच श्योर कि जो भी स्टॉक पिछले 2 साल में 5x 7x 10x हुए थे, वो मार्केट में जो लिक्विड फंड था उसकी वजह से हुए थे। अब वो ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। बहुत स्टॉक ऐसे हैं जो 10-10 गुना हो चुके थे, आज उनका स्ट्रक्चर देखोगे ना डर जाएंगे कि आज मुझे कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना हो ना तो मैं नहीं करूँगा। मैं इवन शायद उनको ब्रेकआउट रीटेस्ट पे भी बाय ना करूँ। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो हो सकता है आज की तारीख में उनकी बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, बट उनमें क्या वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, जो स्टॉक स्पेसिफिक वॉल्यूम दिख रहा है पिछले 3 दिनों में। अपन क्या मंडे 500 पॉइंट तोड़े, कल 500 पॉइंट चढ़ गए, आज 1% ऊपर थे फिर रेड हो गए, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये जो इतना स्विंग्स हो रहे हैं ना, उसके बाद भी है ना स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, तो दे इज समथिंग स्टिल पॉजिटिव आउट देयर इन मार्केट। अपन हम सिर्फ कंप्लीट नेगेटिव नहीं हुआ है, कंप्लीट बेरिश नहीं हुआ है, बट स्टॉक स्पेसिफिक है ना, कोई ऐसे ब्रिलियंट वॉल्यूम्स दिख रही है ना कहीं कहीं, जो हो सकता था आज से 3-4 महीने पहले भी नहीं दिख रही थी जब मार्केट में फंड था। सो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग रहेगी, बट मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी का आई वोंट बी एबल टू कमेंट। मेरे 3 जो सेक्टर्स हैं, मैं थोड़ा सा क्या बियरिश हो चुका हूँ, मैं आज से नहीं 2 हफ्ते पहले से हो चुका हूँ, बट आई डोंट नो, कोई तो ना एक क्लैरिटी चाहिए कि भैया हो रहा है तो हो जा, नहीं हो रहा तो मत हो। क्या कभी ट्वीट आता है कि ऐसा हो रहा है, कभी ट्वीट आ रहा है ऐसा होता है, तो ये क्या है बहुत परेशान करने वाली चीज़ें हो रही है। सो लेट्स सी वे आर वी हेडिंग, बट मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर इज यूपी इलेक्शन, rather a bigger trigger than whatever is happening in Russia and Ukraine. तो स्टे लाइट, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर दिखे तो बिंदास बाई कीजिए। मैं सबको बोलता हूँ आज की तारीख में, भले इंडेक्स कल 3% नीचे खुले, बट जिस स्टॉक ने आज पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया हो, आज जो पॉजिटिव अच्छा क्लोज दिया है, वो कल परफॉर्म करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा। किसी दिन मार्केट फ्लैट रहा तो उस दिन करेगा, क्योंकि पैसा बाय करने वाले, क्योंकि जो एफ आई आई की सेलिंग आती है ना, तो जब एफ आई आई बेचते हैं ना तो मार्केट रेट पे बेचते हैं जब उन्हें बेचना ही होता है, और जब खरीदते हैं ना तो लिमिट पे खरीदते हैं। अब डी आई के साथ क्या हो रहा है, जो माल वो खरीद रहे हैं दैट इज़ फाइन,
बट वो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई बड़ा ट्रिगर कर रहे हैं, वो ओवर द काउंटर्स थोड़ी 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 बाइंग कर रहे हैं। तो वो जो थोड़ी थोड़ी बाइंग है ना, वो काम नहीं आएगी जो डी आई कर रहे हैं, क्योंकि आज के 1800 करोड़ रुपए कुछ एफ आई बेचे और 1100 करोड़ रुपए कुछ डी आई खरीदे। वो जो डी आई 1100 करोड़ खरीदे ना, ये समझ लीजिए 1100 स्क्रिप्ट ने 1-1 करोड़ का माल खरीदा है। कोई ऐसा स्टॉक मतलब हो सकता है वो निफ्टी 50 स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शन होगा, बट ऑन एवरेज ये समझ लीजिए कि एक स्टॉक का 1 करोड़ रुपए आ रहा है। तो इतना कोई बहुत बड़ा बाय कर नहीं रहे हैं वो लोग। वो अब ठीक है, अब क्या मार्केट में लिक्विडिटी इतनी है अपनी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो डी आई का पैसा बहुत हो चुका है, तो धीरे धीरे बाय कर रहे हैं। कभी मार्केट ऊपर आएगा तो दे विल हैव देयर पोजीशंस। बट डी आई मतलब मैं एक्टिवली तो क्या 3-4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसे मार्केट में 6-7 साल से हूँ। मैंने जितना एफ आई एस को माल पिछले 4-4.5 महीने में बेचता हुआ देखा है, 4.5 महीने का अगर टोटल लगाया ना, तो इट्स कमिंग अराउंड 1.5 लाख करोड़। ये थोड़ा एक साइन ऑफ है अपना एफ आई, अपने डी आई और रिटेल ने मार्केट बचा तो रखा है, बट एफ आई ने इतना बेच मतलब इंडेक्स वाइज तो अपन बचे हुए हैं। पर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे ना, तो जो 500-700 अच्छे स्टॉक्स थे उनमें से अब 200 ही रह चुके हैं अच्छे खरीदने वाले। जो 500 थे उनकी दशा खराब हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है हम जैसे ट्रेडर्स के लिए कि अब 200 स्टॉक ही स्क्रीन करने पड़ते हैं। 500 स्टॉक स्क्रीन करने के लिए कम हो गए। सो स्टॉक स्पेसिफिक बने रहिए। इंडेक्स मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ करने वाला है जब तक 17,800 क्रॉस नहीं होता। मैं तो ये मानूंगा 17,800 क्रॉस हो भी जाना तो भी 18,300-400 के लिए बचे रहिए। 500-600 पॉइंट में क्या होता है, 2-3% ऑफ इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो बीटा है। अगर 2 है तो 5-6% ऑफ ही पोर्टफोलियो, इतना ही तो जाएगा ना नोशनल। बस सेफ हो जाएंगे अपन, 18,400 के ऊपर क्लोज मिल जाता है तो स्टे लाइट, बट स्टॉक स्पेसिफिक मतलब लाइट एज इन पोजीशन। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ दिख रहा है तो बने रहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी तो क्या है, चलते रहेंगे। दिस इज माई ओपिनियन, अ ब्रॉडर ओपिनियन ऑन एवरीथिंग एज ऑफ नाउ। राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट ब्रेकआउट चार्ट सर। एंड ब्रेकआउट चार्ट सर ने एक मतलब कुछ एक पॉइंट्स बोले डी आई एफ आई क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो सेम चीज एक दिस गिव्स मी अ सेगवे टू एंटर इनटू स्मार्ट मनी क्या कर रहा है अभी। तो भरत सर एंड प्रॉफिट बिल्कुल सर, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट। ऐसे में स्मार्ट मनी क्या कर रहा है और व्हाट कैन रिटेलर्स लाइक अस टू यू नो अंडरस्टैंड फ्रॉम इट एंड व्हाट शुड वी डू फ्रॉम इट बेस्ड ऑन दोस क्यूज। ओके, विशु जैसे मतलब वट एवर ब्रेकआउट सर हैज सेड ना, आई टोटली एग्री। क्या होगा कि एनीवेयर, जैसे कि बंदा क्या करता है कि यार 16,800 की पुट बेच दी, एक 16,400 की दो बेच दी, हेजिंग करते हैं, वहां से गैप डाउन ओपन हो गया 200 पॉइंट 300 पॉइंट। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा भाई, जब वो काटेगा ना, तो शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड नहीं होती, हमेशा शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड भी होती है। तो जैसे मतलब अगर परसों हमारी 500 550 निफ्टी गिरा ना, तो अगर भाई ठीक है यूक्रेन की न्यूज थी, बट ये जो बंदे जिन्होंने ये मतलब कि 17,200 की पुट और 17,400 की दो ऐसे करके जो बेचते हैं ना, जिसको स्प्रेड स्प्रूड बोलते हैं, मैं तो आज तक किया नहीं है, क्योंकि दैट इज अनलिमिटेड रिस्क। रिटेलर्स को मैं यही कहूंगा कि यार एफ एन ओ अगर आपने करना है, इफ यू वांट टू डू ऑप्शंस, पहली बात तो आप इंट्राडे करो। आप कोई भी पोजीशन को मतलब अगर आप लेके जा रहे हो, तो कल अगर मार्केट ऊपर खुल गई तो आपकी मतलब कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट। और जितना आप क्वालिटी स्टॉक्स में रहोगे, क्वालिटी स्टॉक्स कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कि एफ आई आईज डी आई आईज, जैसे ब्रेकआउट सर ने बोला कि यार ये वाले स्टॉक्स हैं जो कि मतलब जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर अच्छा कैसे होगा, आप मतलब एक मूविंग एवरेज लगा लो। देयर आर स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, देयर आर स्टॉक which have a good corporate governance. Try to pick those stocks. आपको पता है यार कंपनी में दम है, कंपनी की ईपीएस में दम है, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है। तो यार अगर मैं एक एशियन पेंट्स या दो एशियन पेंट्स भी उठा रहा हूँ, तो मेरे को पता है अगर मैं आज 200 या 300 रुपए ऊपर भी उठा रहा हूँ, आई विल नॉट बी इन लॉस। पहली बात यह है। अगर हम ऐसा कोई स्टॉक उठा रहे हैं जो मतलब कि अ, उसकी सेक्टर की पी उसकी 30 या 35 है, अगर वो ट्रेड कर रहा है 110 पे 120 पे, तो बॉस यू आर इन लॉस। जो पिछले 2 साल में हुआ है वो इस बारी नहीं होगा, बिकॉज लिक्विडिटी कम हो रही है। अब लिक्विडिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन को बढ़ने के लिए यूएस क्या कर रहा है? यूएस इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है। तो जो इजी कैश अवेलेबल था ना, जैसे कि मतलब लास्ट 2 साल में इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ा नहीं, अब एक बड़ा बंदा है
स्मार्ट मनी क्या है? एक बड़ा बंदा है, बड़ा बंदे ने यार कहीं ना कहीं तो पैसा लगाना था ना, उसने स्टॉक्स में लगाया, तो स्टॉक्स की प्राइजेस 9x 10x 15x 20x पड़ी। सो उस और एक दूसरी बात भी है कि यार उस टाइम एक संकट था, कोरोना था, तो तुम्हारी जो गवर्नमेंट होती है ना, अगर आप इकोनॉमी की बात करो या स्टॉक मार्केट की बात करो, तीन इन्वायरमेंट होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने एक्चुअली सपोर्ट किया, मतलब आई मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, एक दिन बिटकॉइन गिरा था तो मतलब फेड ने बिटकॉइन बाय करना शुरू कर दिया, उन्होंने नहीं बिटकॉइन को गिरने दिया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो एक था जिसमें कि गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया मार्केट को ऊपर जाने के लिए, जैसे कि मतलब हमारे पैकेजेस दिए गए, आत्मनिर्भर पैकेज, ये पैकेज, एवरीवन वांटेड कि यार एक इकोनॉमी हमारी बढ़े, एक इकोनॉमी को रफ्तार मिले, लिक्विडिटी दी लोगों ने। तो अब वो चीजें नहीं हो रही हैं और वो हम देख भी रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में। तो स्मार्ट मनी उसको पहले पता लग जाता है कि ये होने वाला है। सो ये मैं एक बात मतलब कि मैं बात बोलूंगा कि एफएनओ से आप जितना दूर रह सको रहो। अगर आपको एफएनओ करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है, यू शुड बी अ मास्टर ऑफ दैट ट्रेड। यू शुड अंडरस्टैंड वेयर द डेटा लाइज, वेयर द डेटा इज। बड़ा मनी कैसे आपको ट्रैप कर रहा है, आपको चार्ट में वो ब्रेकआउट दिखाएगा, बट क्या डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, यू आर गोना मेक लॉसेस। परसों क्या हुआ? परसों 500 पॉइंट मार्केट गिरी, कल 400 पॉइंट बढ़ा दी। ना तो बंदा शॉर्ट में बना पाया, ना लॉन्ग में बना पाया। और आज क्या हुआ? आज भी मार्केट ऊपर ले जाके 17,400 पे, 17,450 पे या 500 के आसपास जाके मार्केट बेरिश होगी, नीचे से मार्केट ऊपर उठाती। सो एज पर मी ये बिल्कुल ट्रेंडलेस मार्केट है विशु। सो जितना आप स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे, देर आर आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के बार उस स्टॉक्स में पैसा लगाओ जहां पे दोज एज अ पोटेंशियल टू मूव अप। इन ऑर्डर टू मतलब मैं एक एक चीज बतानी चाहूंगा, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स सिंपल, सिंपल सी बात है, अगर स्मार्ट मनी बेरिश है तो यू हैव टू टेक अ बेरिश स्टैंड, अगर स्मार्ट मनी बुलिश है तो यू हैव टू टेक बुलिश स्टैंड। सो आप जैसे आज मैंने एक स्टॉक में ट्रेड किया, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर पीसीज एंड लैपटॉप्स so that they can also check. The stock name is IVP. Today, there was a weekly candle. Today, it gave a weekly high of 141. I took a trade at 142. It gave me a 10%. I exited. Because I got to know, I was tracking this stock for 3 to 4 days. So on 14th, it did touch 142 today. When it crossed 142, I entered in and I exited at 152. It was a 10% easy return. ऐसी opportunities आपको daily मिलेगी. You just have to support it. जैसे मैंने आज मतलब स्मार्ट मनी क्या था, आई डोंट नो, हीरो मोटोकॉप एवरीवन bought, but what smart money told? Smart money, there is a huge call writing at 2800, and if you see the tower of call writing, I think it's immense. I think it's in almost 2 to 3 million contracts are written at 2800. मतलब put writing तो है ही नहीं. So you see, there was a trap. I think Hero MotoCorp in futures hit 2850. After that, it just fell to around 70 points. So one has to understand the data. कहाँ पे वो data जा रहा है? There are few stocks like small and mid caps, as Bharat sir is saying कि mid cap का structure weak हो गया. यार ऐसे ऐसे stocks हैं जो कि high में पहुंचे हुए थे. Most probably, even I am holding one stock, I think at 60 to 65 levels. यार वो 44 पे आ गया. तो 30-35% आपकी जो स्टॉक्स हैं, जो आपके स्मॉल कैप्स हैं या जो मिड कैप्स हैं, इवन विद नौकरी एज वेल, नौकरी यार 7,200 रुपए का हाई था, आज वो 4245 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. माइंड ट्री, कोफोर्ज, यू नेम इट. ओनली फ्यू पॉकेट्स लाइक रिलायंस जिनमें इतनी बिकवाली नहीं हुई है. आईटी सेक्टर में विप्रो किसी टाइम पे 700 पे ट्रेड कर रहा था. वेयर विप्रो इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 30 to 35%. And Wipro has a good market cap when it says to Nifty 50. So
it is a caution time. You need to be cautious and you need to understand कि हमने इस ट्रैप में नहीं फंसना है. हमने ट्रैप में कैसे नहीं फंसना, वी हैव टू सी द डेटा. एफएनओ स्टॉक्स में एक फायदा क्या होता है, मतलब इट इज अ, यू कैन से अ गुड थिंग एज वेल, वेर इन हमें 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 डेटा के बारे में पता लग जाता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है. अगर आप कल देखो, कल हीरो मोटोकॉर्प 2640 रुपए से सीधा दो दिन में अगर आप उसकी मूवमेंट देखो, 2640 रुपए से 2840, यानी कि 200 पॉइंट की मूवमेंट दे दी. और क्या फरवरी मंथ में उसका डेटा चेंज हुआ? नहीं हुआ. I think yesterday also, I think SBI, there was a huge put writing at 500 levels. From 498 around, it moved to 524 plus. Now again, it is facing a resistance at 530 to 540 levels. Again, it will touch that and again it will fall. So one has to understand the data. कल क्या था? कल मार्केट इतनी ज्यादा गिर गई थी जिसकी वजह से एक बाउंस आना था. बैंक निफ्टी का डेटा सपोर्टिव था. HDFC Bank supported, SBI supported, Bajaj Finance supported, most of the banking sector supported, due to which we saw a rally of around about 1700 points in Bank Nifty and around about 400 points in Nifty. So it's something. And further I would ये उसका भी था कि ये जो बंदे अपने बुल स्प्रेड बना के गए थे, 17,200 की कॉल बेच दो, 17,400 की दो बेच दो, उनको भी लॉस करवाना था. सो दैट इज वेयर द थिंग इज कि जहां पे बड़ा पैसा जा रहा है, जैसे ब्रेकआउट चार्ट सर ने बोला कि आई एम वेरी बेरिश, इवन सर आई एम वेरी बेरिश ऑन दिस मार्केट, बट आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग. जो भी होगा चार्ट में होगा. I would stay away from FNO. I will not take any FNO positions. I will not sell any options. चाहे उसके लिए मेरा कुछ भी हो, दिस इज सर्टन रूल. एक आप अपना प्रिंसिपल या एक अपना रूल बनाओ और यू शुड नॉट ब्रेक योर रूल. क्या मेरे को अगर कोई एफएनओ पोजीशन है, मेरे को इंट्राडे में चाहे लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है, आपको काट के जानी है. स्मॉल रिटेलर्स को मैं यही बोल सकता हूँ. या ओवर टू यू विशु. Right. Great, sir. Thank you so much for sharing that, sir. Next, sir, I of course want to ask Bharat sir, what is your Hello, am I audible, Vishu? I lost you. I could not hear you. Yes, sir. Sir, I was asking you, what is your view on what is smart money doing right now, and how can retailers, take cues from it, and what should they do from that? So first and foremost is I concur to most of the points which Breakout sir and Profit Bull sir has shared here. क्योंकि मोस्टली क्या है, हम लोग डेटा सब लोग वही सेम देख रहे हैं, और जो आपका रीजनिंग है या जो आपका रेशनल है मार्केट्स में, वो आपके लॉजिक आपके डेटा पे डिपेंड करना चाहिए रेदर देन योर अजम्पशंस. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. So I concur on most of the pointers which they have highlighted. To add into it is कि मैं आपको एक सिंपल सा रीजन देखता हूँ, अगर आपको मतलब जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आई कैन शेयर दैट, कि अगर आपको मार्केट पल्स देखना है ना, कि मार्केट का जैसे हम लोग हार्ट बीट देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, तो अगर मार्केट का पल्स देखना है आपको, देर आर मल्टीपल वेज टू चेक इट आउट. सो सिंपल वे इज कि आप मार्केट ब्रेड्थ देखो. अब काफी लोग ये सोचेंगे कि मार्केट ब्रेड्थ क्या होती है. तो मार्केट ब्रेड्थ ये है कि सिंपल जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो एक व्यू है या एक ऑब्जर्वेशन है, वो आपको क्लियरली दिखाता है. क्योंकि मार्केट में अगर पार्टिसिपेंट्स है तो दो व्यूज तो फॉर श्योर रहेगा. इट्स अ बाइनरी थिंग, या तो बुल रहेगा या बियर रहेगा या साइडवेज रहेगा. इससे चौथा कोई व्यू नहीं बन सकता किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपको ये देखना है कि देर आर मल्टीपल वेज. आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो से देख सकते हो. आप उसको ये देख सकते हो कि जो पहले जैसे ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई बन रहे थे, उसका जो नंबर था वो पहले से अब रिड्यूस हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है पिछले कुछ दिनों से. दिस इज वेरी लेमन टर्म्स आई एम ट्राइंग टू कन्वे सो दैट ईच वन ऑफ अस कैन कोरिलेट. आई एम नॉट सेइंग कि FIDI का नंबर देखो आप जाके रोज जो भी है, बट मैं सिंपल कर रहा हूँ कि ताकि हर कोई देख सकता है ये चीज अपनी आंखों से. सो थर्डली आपको ये देखना होगा कि अगर आप देखोगे तो जितने स्टॉक्स, आई एम नॉट सेइंग ब्रॉडर इंडाइसेस एज माय पैनलिस्ट आल्सो सेड, कि जो इंडेक्स है ना वो अलग पिक्चर दिखाते हैं, और जो स्टॉक्स लेवल पे जो हो रहा है वो अलग पिक्चर होती है. तो यू हैव टू बी मेकिंग श्योर दैट डोंट गेट कैरिड अवे कि व्हाट इंडेक्स इज रिफ्लेक्टिंग. योर स्टॉक स्पेसिफिक थिंग्स आर टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू योर इंडाइसेस. क्योंकि इंडेक्स में जो है वो इंडेक्स मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं वो होता है.
अगर आपका आईटी को ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिलायंस और हो सकता है पहले बैंक्स वीक थे, तो आईटी 188 चला तो उसने थोड़ा सा निफ्टी को सपोर्ट दिया। एट द सेम टाइम फिर वो आईटी को नीचे आया तो रिलायंस नीचे आया, तो अगर ओवरऑल आपको इंडेक्स उतना नहीं नीचे गिरने देते, दैट इज नोन एज इंडेक्स मैनेजमेंट। बट लिविंग दैट असाइड, अगर आप लोग देखेंगे तो एक सिंपल सी किसी भी चार्ट पे आप एक मूविंग एवरेज डाल के देखो, कोई भी विच एवर सूट्स यू, आप अगर देखोगे तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस सस्टेन हो रहा था पिछले काफी दिनों से, वो नंबर भी जो है स्टॉक्स का रिड्यूस हो रहा है। तो इवन इफ यू टेक 50 डीएमए और 100 डीएमए और 200 डीएमए, एनी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रहे हैं, अगर आप चार्ट्स पे उसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, यू विल योरसेल्फ गेट टू नो कि द नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव दीज मूविंग एवरेजेस, जहां पे प्राइस इससे ऊपर है, दैट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग डे बाय डे। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आपको रेडिली अवेलेबल वो फिगर्स देखने को रोज कहीं ना कहीं से मिल रही होंगी कि एफआईआईज आर सेलिंग टू दैट एक्सटेंट एंड डीआईआईज आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन बाय बाइंग। फाइनली जो फेलो पैनलिस्ट ने मेरे बोला, जो कि अगर आप बहुत थोड़ा एडवांस्ड वर्जन में अगर आपको मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आप पीसीआर देख सकते हो कंटिन्यूअसली। So the what I am trying to convey is, from any of the medium which you choose, any of the spectacle which you wear, every glass is telling you कि मार्केट में जो है वीकनिंग तो क्लियरली दिख रहा है, बट वो वीकनिंग जो है वो अभी साइडवेज मार्केट का ही मतलब इंडिकेट कर रहा है। देयर इज नो क्लियर ट्रेंड एज इफ नाउ विच कैन बी और आई डोंट प्रेफर टू प्रिडिक्ट। मैं मार्केट के फ्लो के साथ जाना चाहूंगा, तो आई विल प्रेफरेबली सी के ओवरऑल जो है वो मार्केट वीक हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे को एक डाउन ट्रेंड का अच्छा ट्रेंड मिलेगा या अप ट्रेंड का मिलेगा, दैट इज ऑन इंडेक्स लेवल। बट स्टॉक्स में आई डू एग्री विद बोथ ऑफ द पैनलिस्ट कि वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ नंबर्स, और जो हमारा भी जो स्क्रीन करने का जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ब्रेकआउट से राइटली मेंशन, वो बहुत ही नैरो डाउन होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, और वी कैन बी वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। एक्शन का भी कुछ भी टाइम नहीं है किसी भी जगह पे, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो। आई प्रेफरेबली पर्सनली सजेस्ट टू ईच वन ऑफ अस हियर that this is not a time to do any action. This is only a time to just monitor price action, see the impact, how news flows are impacting, because I personally don't track the news, I see and I believe कि चार्ट सब कुछ बताता है। न्यूज जो है स्मार्ट मनी की अगर बात हो रही है तो उन लोगों को जो पता है वो चीज होके आपको चार्ट पे रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज चार्ट जो बन रहे हैं फुटप्रिंट्स ऑफ इट इज नथिंग बट अ फुटप्रिंट ऑफ योर स्मार्ट मनी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही चार्ट्स बन रहे हैं। जो पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर पैनिक होता है तो सब बेचते थे पहले, आज से 100 साल पहले भी बेचते थे, अभी भी बेच रहे हैं और आने वाले 100 साल के बाद भी बेचेंगे जब पैनिक होता है। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज, first and foremost is, these are very simple things which you yourself can check it out on a daily basis, कि अगर आपके 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई का स्टॉक्स जो पहले बना रहे थे वो नंबर रिड्यूस हो रहा है कंटिन्यूअसली। अगर आपके कोई भी एक मूविंग एवरेज विच एवर यू फील कंफर्टेबल अबाउट, और जो आप मतलब आपके सेटअप में आता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज से आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा वेदर इट इज स्लोपिंग अपसाइड और स्लोपिंग डाउनसाइड। आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इट कैन एक्ट। सो देयर आर मल्टीपल वेज, एडवांस डिक्लाइन आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर कोलैबोरेट करके भी देखेंगे तो द इंडिकेशन इज दैट currently overall we are seeing some sort of weakness till any trending move is or direction is established. It's better to be on sidelines, don't be too much carried away with your जिसे बोलते हैं हिंदी में खुजली करना, कि एक ट्रेडिंग करना ही है मुझे, कुछ ना कुछ रोज पैसा बनाना है। दिस इज नॉट द मार्केट टू डू दैट। दिस इज द टाइम टू प्रिजर्व योर कैपिटल, and this is not the time to do experimentation and all that कि okay 16800 पे आ रहा है तो बाय कर लेते हैं नीचे से, all that just see and just learn from these chart observations. If at all you are having time or you have access that okay you can go through this, just learn from it till the time your any trending move is established. Right. So which Great. Great, over sir. to you. Right. Great, sir. Thank you so much for that, sir. Okay. So, for our audience, I'll ask a few more questions, but before that, audience, if you have any questions, प्लीज़ गो टू अवर प्रोफाइल, ट्रिंकर की प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे जो ट्वीट पिंड है उसके कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पुट डाउन कर सकते हो। एंड ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चंस वहाँ आने शुरू हो गए, सो प्लीज़ गो एंड पुट योर क्वेश्चन एज वेल।
Yeah, And Vishu, one more thing I want to add, yes, yes, like yes, definitely. whatever Bharat sir has said. So I think for small retailers, I would appreciate that everyone should study fundamentals. फंडामेंटल्स में यार screener.com है, Kaggle, ROE, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, आपका पैट कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या है. सो मतलब एक एक चीज होती है, मार्केट आर ऑलवेज गिव्स प्राइस फॉर फ्यूचर. लाइक एक एक एग्जांपल देता हूँ आपको. ईवी, सबको पता है यार, हर बंदा बोल रहा है टाटा मोटर इज द टेस्ला ऑफ लेट्स से इंडिया. सो बट एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग्स कैन टेक योर स्टॉक अप. अगर आप टाटा मोटर्स की अर्निंग्स देखोगे, आई थिंक पिछले 2 साल में कभी भी उस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया. सो इफ योर अर्निंग्स विल नॉट मैच टू योर प्राइस, लेटर और सूनर market will teach you a lesson. I can give you n number of examples like Yes Bank, like yeah, Unitech, India Bull Housing. So यार कल को your earnings can take your stock up. So one, if you are an investor, I think you should take care of those earnings, जो जैसे मैंने पहले बोला है कि जो आपको पिछले 2 साल में हुआ. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स ने भी हेल्प किया मार्केट को ऊपर बढ़ने के लिए. हर बंदा सपोर्ट कर रहा था, कोरोना था, आत्मनिर्भर पैकेज, ये वो, मतलब ग्लोबली हर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हर सरकारों ने एक इन्फ्यूजन की, जिसकी वजह से स्टॉक्स हमारे बढ़े हैं. बट अगर आपको दीपक नाइट्राइट बनना है, अगर आपके पास पोटेंशियल है दीपक नाइट्राइट बनने का, तो दीपक नाइट्राइट एक क्लोरीन बनाता है जो कि इंडिया में उसके पास मोनोपोली राइट है. तभी वो 60 रुपए से 2400 रुपए पे पहुंचे. सो उसकी वो अर्निंग्स में भी दिखता है, क्योंकि वो एक चाइना की इंपोर्ट ड्यूटी, चाइना से वो वाला क्लोरीन हमारे यहाँ पे नहीं होता. सो उसी वजह से दीपक नाइट्राइट वहां पे पहुंचा है. सो एक स्मॉल रिटेलर को अगर पैसा कमाना है इन लॉन्ग टर्म, तो यार फंडामेंटल्स को स्टडी करो. टेक्निकल अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू अंडरस्टैंड, इट्स ऑलमोस्ट 30%. आज के दिन के ऊपर अगर आपका स्टॉक प्राइस आपकी अर्निंग्स को मैच कर रहा है, आई थिंक जस्ट bet on those stocks. You will create wealth for yourself and for your future generations. So that is the point that I want to add. और किसी की ऊपर मत जाओ कि यार ये बंदे ने बोला ये ले लो. उसकी अर्निंग्स को खुद चेक करो. देयर इज लॉट ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दो साइट्स इन screener.com, grow.com. You can watch and study their balance sheet. You will get to know कि हाँ यार, अगर वो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसमें दम है. अब जैसे एक एक स्मॉल एग्जांपल है, एशियन पेंट्स. अगर मेरे को घर में अपने पेंट कराना है तो आई विल नॉट बर्जर पेंट्स में सोचूंगा भी नहीं. मेरे को पता है एशियन पेंट्स ही है. अगर मेरे को अपने घर में फर्नीचर का काम कराना है तो यार फेविकोल चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए पीडीलाइट है. सो तभी वो पीडीलाइट 300 रुपए से 2400 रुपए पे है, क्योंकि एक स्टोरी है उसके पीछे. सो वन हैज टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन, और आपकी वो अर्निंग्स में दिखना चाहिए. अगर वो कंपनी लॉस ही मेक कर रही है और प्राइस उसका ऊपर जा रहा है, तो बी कॉशियस ऑफ दोज कंपनी. सो दैट इज माय ओवरऑल थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड, एज यू हैव आस्क्ड कि स्मॉल रिटेलर्स को स्मार्ट मनी कैसे पकड़ना चाहिए. या थैंक यू. राइट, राइट, ग्रेट सर. ओके, सो हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आई थिंक लेट्स टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट. मैं आई विल पॉज माय क्वेश्चंस फॉर अ व्हाइल एंड पहले इन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करते हैं. तो ऑडियंस, अदर पीपल इन द ऑडियंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो टू ट्रिंकर्स प्रोफाइल. वहाँ पे जो ट्वीट पिन है उसके कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं. हेल्प अस प्रायोरिटाइज देम, लाइक द क्वेश्चन दैट यू लाइक, एंड वील ट्राई टू टेक अप द क्वेश्चंस विद मैक्सिमम लाइक्स फर्स्ट. ओके, तो सर पहला क्वेश्चन मैं समझ सर का पूछता हूँ, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल पॉडकास्ट की शुरुआत में ही डाल दिया था अपना क्वेश्चन. एंड उन्होंने लिखा है कि आई एम पोस्टिंग माई क्वेश्चन क्विकली एल्स आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड. MGL is at a major weekly and monthly chart support. Is it good now for 40 to 50% upside in the next 1 or 2 years? So the stock is MGL. वो next 1 or 2 years के लिए उसका पूछना चाहते हैं. So all three of you are experts. So Vishu, let me take it up. I've Yes. opened the chart of MGL before me. Hmm.
So first thing is, I will like to share my perspective. I'm not saying anybody is right or wrong. So this is very subjective topic. What I believe or what I personally, follow is, if at all a stock is in a downtrend, say for a decent amount of time, and you are finding an opportunity near the support also, which is a say strong support zone in that particular stock, so it's better to, because so capital is limited, opportunity is limited, opportunities are more, capital is limited. So try to be where the trend is supporting your decision. If at all you are planning for a short, maybe you go and short the weakest of the lot. But if at all you are, say, planning to buy something, so even though these supports work or not work, that depend upon the broader markets also. So right now, as we are discussing, if at all overall market is volatile and the stock in specific which we are discussing, MGL, is in a downtrend, I can see basically from past, weekly chart पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 13th of September से it has been consistently, facing 21 period moving average as a dynamic resistance. और ओवरऑल भी अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इसका ट्रेंड देखना चाहूंगा तो इट इज ऑफ अ मोर ऑफ अ साइडवेज स्टॉक है ये. तो इसमें अगर आप देख रहे हो, इवन दो आई डू एग्री कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है, पर्सनली आई विल से ट्राई टू बी विद दैट स्टॉक विच इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे ट्रेंड इस्टेब्लिश्ड है. और वहां पे अगर आपको कोई पुल बैक मिल रहा है और उसमें ब्रॉडर मार्केट, क्योंकि वहां पे वही अगेन स्मार्ट मनी जो टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, कि वहां पे कोई है जो उसको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, और अगर आप वहां पे उसके साथ फ्लो करना चाहोगे तो यू विल हैव मच मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग. लेकिन अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली कोई उसको नीचे ही ला रहा है और अगर वो एक सपोर्ट जोन पे अब आ भी गया है, तो इवन दो इफ इट गिव्स राइज ऑल्सो, तो यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट. प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. कहीं ये फिर से वहां से पुल बैक तो नहीं होगा, कहीं से रिवर्सल मतलब जो है कंफर्म्ड है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है. सो वाई टू चूज, स्टॉक सिलेक्शन भी आपकी बहुत मैटर करती है बेस्ड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न्स और सारी ये सब चीजों के. सो पर्सनली आई से कि इन स्टॉक्स को जो कि एक साइडवेज में पहले से ही चल रहे, जब ओवरऑल मार्केट बुल ट्रेंड में है, जब ओवरऑल मार्केट में कोई न्यूज फ्लो नहीं था, जब नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग ऑल टाइम हाई और 10-15% के सर्किट ऑन अ डेली बेसिस 10-15-20 स्टॉक्स में लग रहे थे, अगर ये स्टॉक तब भी नीचे जा रहा है और कोई ना कोई इसको नीचे सप्रेस करके ला रहा है, कहीं ना कहीं हर लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, सो इट डजेंट मेक सेंस एटलीस्ट टू मी टू कंसिडर कि बाइंग. यहाँ पे देखते हैं कि सपोर्ट जोन या डिमांड जोन कहाँ है और हम उसे मतलब देखना चाहिए. इट्स माय व्यू. राइट, राइट, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर. दो क्वेश्चंस आए हैं एक्चुअली, वो आज के हमारे डिस्कशन पे बेस्ड. सो द क्वेश्चंस आर बाय रोहित सर एंड संदीप सर. उन्होंने पूछा है, दे बोथ ऑफ देम, आई एग्जैक्टली से देयर क्वेश्चंस. रोहित सर ने पूछा है, सर आर यू गाइज ट्राइंग टू से दैट वी हैव टू कट आवर ट्रेड इवन इन लॉस इन द करंट मार्केट. और संदीप सर ने पूछा है, माय एंटायर कैपिटल allocated for equity is deployed in the market. Should I book profit when I am having to preserve it or for bigger fall? तो मतलब क्या इस समय जो भी सिचुएशन है उससे एग्जिट कर जाने का टाइम है, या फिर थोड़ा सा वो और थोड़ा उसमें जानना चाहते हैं कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या इस समय तुरंत एग्जिट कर जाने का टाइम है या थोड़ा और वो है? अगेन विशु, आई टेक दिस अप. सबसे यस पहले रोहित जी, जो भी आपने स्टॉक लिया है, पहली बात तो वी डोंट हैव द विजिबिलिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो. अब आपने अगर कचरा लिया है तो फिर तो यार आप नीचे हो. अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया है, अच्छा स्टॉक कौन कौन से हैं जिनकी, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, वैल्यूएशन, अर्निंग्स, अगर वो अच्छा लिया है, एंड इफ यू आर अ इन्वेस्टर, जस्ट गो एड एंड स्टिक टू दैट. अगर आप, जैसे अभी भरत जी ने बोला कि एमजीएल है, आपको क्यों एमजीएल बाय करना है? मतलब देयर शुड बी अ रीजन व्हाई आप एक गिरी हुई छुरी को ऊपर क्यों अपना दांव लगाना चाहते हो. आप आप एशियन पेंट्स क्यों नहीं लेना चाहते हो? मतलब इट डिपेंड्स अपॉन अ पोर्टफोलियो, आप क्या स्टॉक्स चूज कर रहे हो. इफ यू चूज योर स्टॉक्स वाइजली, अगर एक दीपक नाइट्राइट 60 रुपए 2010 में था और आज 2400 रुपए पे है. इवन आई डेंट आई इन्वेस्टेड इन दीपक नाइट्राइट एट अराउंड 300. मेरे को नहीं पता था 2400 पे चला जाएगा, मैं तो डबल में ही खुश हो गया था, बट मेरा ये रिग्रेट था. बट
आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके पीछे एक स्टोरी है। अगर वो स्टॉक उतना बड़ा है, अगर अदानी एंटरप्राइजेज या अदानी गैस या अदानी के जो भी स्टॉक्स है इतने बड़े हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। दैट इज द वे फॉरवर्ड आई थिंक। आपको आपकी रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए। दूसरा, जो सर ने बोला कि मेरे को एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बॉस दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क रिवॉर्ड। अगर आज के दिन के ऊपर मैं एक 5,000 रुपए की ऑप्शन लेता हूं, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। आपका जहां पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको निकलना है उस ट्रेड से। अगर आप वेट करके बैठे हो कि यहां से मेरा रिवर्सल हो जाएगा और मैं एवरेज करके या लीवरेज करके मैं अपना पैसा कमा लूंगा, तो सॉरी सर, ये ऐसा नहीं होता मार्केट में। अगर आपका टारगेट हिट हो गया, लेट से अगर आपने 5,000 रुपया लगाया है तो आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दैट इज इक्वल टू 20% रिटर्न। अगर आपको 30 मिनट या 1 घंटे या 2 घंटे में 1,000 रुपया बन रहा है 5,000 रुपया लगा के, तो इज इट नॉट इनफ? यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं और कितना मेरा रिटर्न आ रहा है। क्योंकि विशु, प्रॉब्लम यहाँ पे ये बंदों के पास आज के दिन पे जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि मैं बहुत कम ऑप्शंस करता हूँ, मैं एफएनओ में भी बहुत कम करता हूँ। बट द थिंग इज, वो ये कहते हैं कि यार अगर मैं एफएनओ में हूं, अगर मैंने लेट से 10,000 रुपया लगाया, मेरा 10,000 1 लाख रुपया बन जाए, ऐसा नहीं होता। ये जब तक माइंडसेट लोगों के पास रहेगी ना, यू हैव टू book your losses, you have to take care of your risk reward management. If you are not able to uh, properly manage your risk, you will not get your rewards. So these are, according to me, the best answers that I can give on this. If Bharat sir can answer anything, any thoughts, they can. So over to you, Vishu. Yeah. Yeah, I will just add one point. So entry and exit is in control of the individual, not anybody whosoever we are asking, to be honest. तो आपने जो एंट्री ली थी वो आपका कुछ ना कुछ एक रेशनल पे होगा। वो रेशनल अगर आपका इंटैक्ट है तो देर इज नो पॉइंट इवन टू वरी एंड check with any other person even, because that has to be validated by you. सेकेंड थिंग इज, आपकी एंट्री के टाइम पे आपका एग्जिट पहले से प्लान होना चाहिए, तभी आपका स्टॉप लॉस, उसी को हम लोग बोलते हैं। अगर आपको मार्केट की एग्जीक्यूशन, जब आप एक ट्रेड में हो या एक इन्वेस्टमेंट में हो और उस टाइम जस्ट आपका प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली योर माइंड इज गेटिंग सो मच ऑफ वरी एट कि आपको डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो रहा है, तो दैट शुड नॉट बी द आइडियल वे टू बी इन द मार्केट्स। सो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ तक मैं अपना लॉस बियर कर सकता हूँ, दिस इज माई रिस्क एपेटाइट। और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एनी रीजन इट में भी कि आपको एक रिस्क रिवॉर्ड आपको पहले से दिख रहा है कि यहाँ तक मैं बियर करूंगा और इतना मैं प्लान करके चलता हूँ कि मुझे अगर इतना मिलता है यहाँ पे तो आई विल एग्जिट ऑन ईदर ऑफ दीज। या तो मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट होगा, या मेरा जो एंटिसिपेटेड, जो मैं एक प्रोबेबल टारगेट लेके चल रहा हूँ या प्रोबेबल माइलस्टोन जिसे मैं बोलता हूँ पर्सनली, वो अगर ट्रिगर हो जाता है तो आई विल एग्जिट दिस। इफ एट ऑल यू आर अ ट्रेडर, इन्वेस्टर है तो आपका डिफरेंट थोड़ा सा अप्रोच रहेगा उस पर। बट द थिंग इज, नो बडी एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन आंसर दिस क्वेरी फॉर एनी बडी एल्स। आप लोग इवन अगर मैं बोलूं तो ब्रेकआउट चार्ट सर और प्रॉफिट बुल, हम लोग तीनों चार्ट देख सकते हैं, सेम कंपनी का देख सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज आवर रेशनल विल बी टोटली डिफरेंट, आवर कन्विक्शन विल बी टोटली डिफरेंट, आवर एलोकेशन विल बी टोटली डिफरेंट, and our setups might be totally different for the same chart, same company. So if at all I go to breakout sir and ask him, okay, I have entered at this thing and I am looking out for this thing, even though they might have consensus with me on certain other market aspects, but हो सकता है कि उनको वो स्टॉक ही नहीं पसंद आए जो मैं बोलूं कि मेरे को यहाँ पे लेना है। So I am going, this is in my control, where which stock to choose, what is my rationale of entry, at what price I am looking to enter, at what price I will surrender myself that I cannot bear any loss if at all that trade goes against me. At the same time, I don't have to be getting biased towards anything. It may be from any social media and maybe from anybody XYZ, it may be your TV, it may be any sort of social platform. So that kind of small homework is required क्योंकि that is our money, hard earned money अगर हम लोग लगा रहे हैं, we should not be totally, you can take a view from anybody, but ultimately decision has to be yours. That is what I will suggest.
तो अगर आपका रेशनल इंटैक्ट है, अगर आपने जिस भी बेसिस पे आपने एंट्री लिया था या जो भी आपका एलोकेशन है, जिस बेसिस पे भी था, टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स, अगर वो फुलफिल है और अभी भी अगर वो सस्टेन है, तो देन देयर इज नो पॉइंट टू वरी अबाउट इट। और ये पूछना कि आप पूरा अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर लीजिए कि क्या होगा, नो बडी आउट ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस ऑल्सो कैन से कि कल क्या होगा। इट इज जस्ट वी आर सीइंग बेस्ड ऑन द चार्ट्स, एंड market can throw egg on our face also. We are not like either a god or a liar कि हम लोग top और bottom exactly पकड़ सकते हैं। So don't go by our words also. आप अपना रेशनल देखिए, अगर वो इंटैक्ट है तो बी विद द पोर्टफोलियो और द स्टॉक्स। इफ एट ऑल यू आर सीइंग योरसेल्फ चैलेंज इन दोज रेशनल इंटैक्ट नहीं है, तो देन probably you can think about what needs to be done. So Vishu, that was my view. Right, right. Great, sir. Thank you so much for that, sir. Breakout chat, sir, you're saying something? यस विशु, मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो एंट्री एंड एग्जिट का जो क्राइटेरिया है, ये क्या थोड़ा सा ना वो है डाइसी थिंग। मतलब आई एग्री विद भरत सर एंड प्रॉफिट भी बोल सर, पर क्या होता है ना, मैं एक रिटेल माइंडसेट, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ना किसी का मैसेज आया है, मतलब पर्सनल चैट पे, वन ऑफ माई रिलेटिव। क्या हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक्स वाई जेड खरीदा 100 रुपये पे। अब वो क्या हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए जिस दिन 500 रुपये 500 पॉइंट मार्केट गिरा, तो स्टॉक का 95 आ गया। और जिस दिन 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, तो वो वापस 100 रुपये आ गया। तो वो आज है ना 102 रुपये था, पर क्लोज होते होते वो मान लीजिए 99 था। तो यहाँ पे क्या, उस जिस आदमी ने जब वो स्टॉक खरीदा था ना, वो 90 रुपीज था। बट अब वो क्या, वो जो फ्लक्चुएशन अभी देख रहा है ना, वो उससे इतना डर जाता, बोलता है यार अभी ना इसमें 2 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 2% का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से निकल जाता हूँ यार। इसमें अभी यार तो ऐसा सोचता है यार, इसमें ना अभी ना 1-8% का ही लॉस हो रहा है, इसमें से निकल जाता हूँ। तो जो ये वॉलेटिलिटी है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अभी, कि कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कितना टाइट रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिसके पास स्टॉक है, आपका स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होता, आप लोग सबको है ना काम कर लेना चाहिए, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी इक्विटी इन्वेस्टेड है और अभी पैसा निकाल लें या रखे रखें। तो एक बहुत छोटा सा काम कर लीजिए, आपके जितने स्टॉक्स आपके पास अभी हैं जो ट्रेडिंग के लिए हैं, जो पोर्टफोलियो के लिए हैं वो बात अलग है, जो ट्रेडिंग के लिए है, एक काम कर लीजिए कि है ना, आपके स्टॉप लॉस का ट्रिगर लगा के छोड़ दीजिए। जब वो ट्रिगर आए तभी आपका पोर्टफोलियो खोलिए। नहीं तो रोज जो ये मूवमेंट आ रहा है ना, आप डर के हड़बड़ाहट में या पैनिक करके अपने स्टॉक्स बेचेंगे ही बेचेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। मतलब मैं खुद बेच दूंगा किसी दिन मैं पैनिक हो गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई पैनिक नहीं होता, सब पैनिक होता है। सो पैनिक होने से बेटर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन में स्टॉप लॉस का ट्रिगर लगा लीजिए। अगर किसी स्टॉक में ट्रिगर आता है तो ही पोर्टफोलियो खोल के देखिए, वरना पोर्टफोलियो को देखे ही ना। नहीं तो क्या है, जो वो रोज 2-3% पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो रहा है ना, दिल की धक-धकें तेज हो जाएँगी। उससे बेटर है ना देखें, ट्रिगर लगा के छोड़ दीजिए। अगर आपके पास आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो आधा बुक करके रख लीजिए, पूरा कुछ बुक मत कीजिए। सो ये मेरी एक ओपिनियन है, जो 2 क्वेश्चंस एक साथ कनेक्टेड थे उन पे। Right. Thank you so much for that, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमारे साथ नीरज जैन सर ने पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन ब्रॉडली व्हाट इज एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, हाउ टू अंडरस्टैंड कॉल पुट राइटिंग इन लेमैन टर्म्स? सो So I think call put writing I can take it, and advances and declines maybe Bharat sir can take. So yes, yes. we should call put writing. मतलब let's take an example of again Hero MotoCorp. अगर कोई बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रहा है, चाहे वो कॉल राइट कर रहा है चाहे वो पुट राइट कर रहा है, तो वो सेल कर रहा है। अगर कोई बंदा पुट राइट कर रहा है तो भाई वो तेजी खेल रहा है, अगर बंदा कोई कॉल राइट कर रहा है वो मंदी खेल रहा है। तो अगर वो लेट से 2600 की, अगर अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का स्ट्रक्चर देखोगे पिछले 17 जनवरी से लेके अब तक एक रेंज बाउंड चल रहा है 2600 से लेके 2850 के आसपास। और यही क्या कहते हैं डेटा में भी है कि 2600 के ऊपर पुट राइटिंग है, 2800 के ऊपर कॉल राइटिंग है। तो अब अगर एक बंदा कोई राइट कर रहा है, एक चाहे वो कॉल बेच रहा है चाहे वो पुट बेच रहा है,
तो बेचने के लिए खरीदने वाले से कम 10 गुना या 20 गुना ज्यादा पैसा लगता है। अगर एक कोई बंदा कॉल राइट कर रहा है तो उसको कम से कम 3 लाख 2.5 लाख का मार्जिन चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं जो कि हमें बार्स में दिखते हैं, या इधर जो हम ओआई देखते हैं ना, ओआई बिल्डअप कैसे होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं जो हर बंदा राइट करता है। अब कई बार क्या होता है, कोई ऐसी न्यूज आती है कि भाई स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वो शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, उसको वो अपना जो उसने पुट बेची होती है तो उसको कवर करना पड़ता है, तो भाई पुट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अगर ऊपर कोई स्टॉक खुल जाए तो भाई उसको शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ हो जाती है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि भाई अगर मेरा एक स्टॉक है, अगर हीरो मोटोकॉर्प है, 2800 के ऊपर बहुत गंदी रेजिस्टेंस है, आज वो इंट्राडे में 2850, क्या क्या मेरा डेटा चेंज कर रहा है 2800 के ऊपर मंथली? वो नहीं चेंज कर रहा। मतलब आज मैंने सुबह पोस्ट भी किया था, वन ऑटो स्टॉक इज फाइटिंग विद स्मार्ट मनी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट इट राइट। तो अगर आप मोटा मोटा वहां पे जाके देखो कि 2800 के ऊपर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस थी, लोगों को बाय में बिठाया उसने। इवन वन मोर स्टॉक मारुति, आई थिंक मारुति 9,000 रुपए से धड़ाक करके, मतलब 8500, 84, इवन 8300 गिरा। तो 9,000 पे इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग थी, एक दिन सिर्फ वो 9,043 या 9,055 का हाई लगाया उसने। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जो भी बंदे ने वहां से बेची हुई थी कॉल, वो उसने उसको रिवर्स ले लिया पोजीशन। सो जो मैं आपको सिंपल टर्म्स में कह रहा हूं, जो मैंने आपको भाई जो बिग मनी है, जो मतलब स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी ने वो 9,000 के ऊपर नहीं जाने देगा, या हीरो मोटोकॉर्प वो 2800 के ऊपर नहीं जाने देगा, उसको लॉस होगा। तो यार जहां पे बड़ा पैसा लगा, बड़ा पैसा अगर मंदी खेल रहा है हीरो मोटोकॉर्प में, तो आप तेजी क्यों खेलना चाहते हो? अगर वो इंट्राडे में ऊपर भी चला गया, क्या आज 2800 के ऊपर बंद हुआ हीरो मोटोकॉर्प? नहीं हुआ। क्या मारुति 2 दिन भी 9,000 के ऊपर बंद हुआ? नहीं हुआ। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड वेयर द डेटा इज। और डेटा पहले हफ्ते में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट राइट होता है, पहले हफ्ते में नहीं बनता, मे बी सेकेंड हफ्ता जो होता है उस पे डेटा बन जाता है। तो भाई हमें प्रॉपर पता है, जैसे कि लास्ट टाइम बायोकॉन का मैंने एग्जांपल दिया था, सन फार्मा 900 रुपए पे था, सन फार्मा ने 860 का लो लगाया। इवन कैनफिन होम्स मैंने आज शॉर्ट दिया था। कैनफिन होम्स कल से लेके आज तक 580 रुपए से 640 रुपए चला गया यार, 60 रुपए, यानी कि 10% की मूव। उसका डेटा तो मूव नहीं हुआ, 650 640 के ऊपर दबा के कॉल राइटिंग है। सो व्हाट हैपेंड, आज लोगों को उसमें बाय कराया गया, वहां से उन्होंने ठोक के 610 पे लिया है। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड द डेटा। अगर आप उस डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हो और लेवल्स आपको पता है कहाँ पे कॉल राइटिंग है, कहाँ पे पुट राइटिंग है, एंड यू कैन रिलेट दैट विद द चार्ट्स एंड विद द प्राइस एक्शन, आई थिंक वो सोने पे सुहागा है। सो दैट इज द वे आई थिंक कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग करने में 10 गुना ज्यादा पैसा लगता है। सो ओवर टू यू भरत सर फॉर सेकंड क्वेश्चन। या Yeah, thanks, Prophet Bull sir. So I concur with most of the points which you have raised as far as PCR is concerned and its explanation. So this is how it has to be thought about. Basically, it is just like कि जहाँ पे आपको पता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वहां पे आप जो है वो राइट करते हो। और राइट करने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि एज राइटली सेड कि उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। तो आप, मैं और कोई भी जो है वो इतना, अगर एक आध लॉट कोई राइट कर भी लेगा या दो लाइट, ऐसा नहीं है कि रिटेल में नहीं कर रहे हैं लोग, बट वो जो है ये मान के चला जाता है कि मार्केट का जो पर्सपेक्टिव है मोस्टली फ्रॉम द राइटिंग पर्सपेक्टिव देखा जाता है ओवरऑल। कि अगर कोई बड़ा पैसा है, वही जो स्मार्ट मनी जो आज का टॉपिक है, अगर वो चाह, उसको पता है कि समथिंग इज देयर कि इससे ऊपर नहीं जाने वाला मार्केट, तो दे विल कीप ऑन राइटिंग द कॉल्स एंड दे विल मेक श्योर कि वहां से दे आर अर्निंग सम प्रीमियम। एट द सेम टाइम जो है वो पुट राइटर्स जो होंगे वो भी एक स्मार्ट मनी ही होगा, क्योंकि राइटर्स ओवरऑल इज फ्रॉम द इट्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी अप फ्रंट। तो आपको वो भी देखना है कि पहले आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, तो पुट राइटर्स भी वही स्मार्ट मनी होगा जो उसको ये क्लियर है
कि यहाँ से नीचे ड्यू टू एनी न्यूज फ्लो भी प्रोबेबिलिटी जाने का नहीं है, so they will keep on writing the puts. But as a retail, most of us will be only going for option buying rather than option selling. So this is what I think Prophet sir has explained. I don't want to take much of the time here. But as far as advanced decline का जो concept है, वो simple एक ये है कि अगर आपका कोई भी इंडेक्स है, कोई भी बेंचमार्क इंडेक्स है, इट मे बी निफ्टी 50, इट मे बी निफ्टी 100, 200, वट एवर, अगर आप उसमें देख रहे हैं, से वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक निफ्टी 50। अब उसके 50 स्टॉक्स जो हैं उसमें से कितने आज जो हैं वो बढ़ के क्लोज हुए हैं, ग्रीन में क्लोज हुए हैं, और कितने जो हैं वो रेड में क्लोज हुए हैं 50 में से, टोटल में से। दैट इज योर एडवांस का मतलब है जो ग्रीन में क्लोज दे रहे हैं आज। और ये डेटा जो है वो डे बाय डे चेंज होता है, ड्यूरिंग द मार्केट भी चेंज हो रहा होता है। एट द एंड ऑफ द डे ईओडी डेटा को रेफर कर सकते हैं हम, सिर्फ ये देखने के लिए कि ओवरऑल जो है पिछले कई दिनों से वो जो है, अगर हमें एडवांस डिक्लाइन ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एडवांसेस ऑन एनी पर्टिकुलर इंडेक्स ऑन एनी इन एक्सचेंज, सेम अप्लाइज फॉर बीएससी लिस्टेड इंडेक्सेस ऑल्सो। तो अगर हम सेंसेक्स को देख रहे हैं तो उसमें 30 स्टॉक्स है, उस 30 स्टॉक्स में से टोटल जो है डेली अगर हम लोग देख रहे हैं कि कल 15 थे जो एडवांस थे, 15 डिक्लाइन थे, तो मतलब कुछ भी क्लियरली आपको नहीं पता चल रहा है कि 15-15। उससे अगले दिन सपोज आपने देखा कि 8 डिक्लाइन रह गए और रिमेनिंग 22 जो है वो एडवांस हो गए, तो मतलब ये है कि अभी जो है बढ़ने वाले स्टॉक्स बढ़ गए हैं, 22 हो गए हैं कल के 15 से, और जो 15 कल डिक्लाइन वाले थे वो 8 हो गए, तो मतलब सम बुलिशनेस थोड़ा सा ओवरऑल दिख रहा है। इट्स अ वेरी लेमन टर्म्स विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। उसके बाद अगर आप ओवरऑल अगर आप पूरे इंडेक्स देखोगे उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के, तो आपको एक ब्रॉडर व्यू देखने से ही पता चल जाएगा कि डिक्लाइंस कहाँ ज्यादा हैं ओवरऑल, नॉट ओनली लिमिटेड टू योर निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो उसके बेसिस पे आपको ओवरऑल एक डायरेक्शन की एक मतलब एक छोटी कह सकते हैं पिक्चर बनती हुई दिख सकती है। इट इज नॉट द फाइनल थिंग। और खासकर इसमें से जैसे निफ्टी 50 है या आपके इसमें से कई एफएनओ पूरा इसमें स्टॉक्स रहेंगे, तो वो जो है वोलेटाइल डेटा रहेगा, वो मतलब ऑन अ डेली बेसिस इट विल कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन द स्मार्ट मनीज डिसीजन। तो मोटा मोटा ये है कि यू विल गेट टू नो कि अगर आज का मैं देख के बोलूं तो आज निफ्टी 50 में 21 एडवांस थे और 29 डिक्लाइन थे, तो क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी वाज हैविंग अ प्रेशर फ्रॉम द सेलिंग साइड, क्योंकि 29 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं आउट ऑफ 50। सेम वे अगर मैं निफ्टी 200 को देखूं तो आज जो है 200 में से 85 स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं, दैट इज देयर एडवांस, एंड 115 आर शोइंग एज अ डिक्लाइन, सो मीन 115 स्टॉक्स जो है वो रेड में क्लोज हुए हैं। So this is a very simple and a layman interpretation of advanced decline. Right, right. Great. Thank you so much for that, sir. Okay. Next question आशीष कुमार सर का है, एंड ही हैज आस्क्ड कि आज के टाइम में काफी लोग इस बात से मिसगाइड होते हैं कि स्टॉक मार्केट इज क्विक मनी। सो वो ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच टाइम एंड एक्सपीरियंस शुड वन हैव बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम इक्विटी टू ऑप्शंस एंड देन फ्यूचर्स, एंड व्हाट आर द बेसिक नॉलेज दैट वन शुड डेफिनेटली हैव टू डू दिस? I will like to take this. Yes, yes, No, definitely, sir. विजू एक बार क्वेश्चन वापस यस। वापस सुनना सो सो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि काफी लोग मिसगाइडेड रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्विक मनी होता है, तेजी से पैसा बनता है। तो ये जानना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन उनका ये है कि कितना टाइम और एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब पहले आते आके इक्विटी, जैसे कहते हैं कि पहले इक्विटी करो देन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, तो इक्विटी से ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स जाने के बीच में कितना टाइम और एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड क्या ऐसी बेसिक नॉलेज वन मस्ट हैव, क्या क्या पैरामीटर्स कुछ इफ यू कैन गिव, कि इतनी बेसिक नॉलेज तो हो कि बिफोर यू गो टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? सो द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट इज कितना टाइम चाहिए, इसका कोई आंसर नहीं है। हो सकता है कोई 20 साल से इक्विटी कर रहा हो और ऑप्शन करना है तो उसको कल लॉस हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 साल से इक्विटी कर रहा हो और फिर वो करने आए तो एफएनओ करना है तो प्रॉफिट हो सकता है। टाइम इज नॉट द आंसर, यू विल हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग। क्या होता है ना, कैसे समझाऊं, पहले मैं ना थोड़ा इक्विटी से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। क्या अब जो 2 साल सबने देखा था वो क्या है, कंप्लीट हो चुकी है रैली। अब क्या है, टाइम इज फॉर हार्ड अर्न मनी, जो अब तक पैसा कमाया है वो लिक्विडिटी से कमाया है। आपने, मैंने, भरत सर ने, मैं सबको, मतलब किसी को बुरा लगे वो बात ठीक है, बट मैं ये साफ साफ बोल सकता हूँ
कि सबने जो पैसा कमाया ना सब लिक्विडिटी से कमाया, मैंने भी लिक्विडिटी से कमाया। मैं ये मान ही नहीं सकता कि जो मैंने पैसा पिछले 2 साल में कमाया, उसमें मेरी स्किल्स कोई बहुत ज़्यादा थी। हाँ, हो सकता है मेरी स्किल्स 5-10% हो, बट 90% जो पैसा कमाया है, वो लिक्विडिटी का था। अब क्या लिक्विडिटी मार्केट से जा चुकी है और ये सबको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। मतलब आने वाले 1-2 महीने के लिए तो मान ही लेना चाहिए कि मार्केट से लिक्विडिटी जा चुकी है। सो लिक्विडिटी से जब आदमी परेशान होता है ना, तो आदमी है ना एफ-एन-ओ में जाता है क्योंकि उसे पैसा तो चाहिए। अब क्या होगा ना, साल का 18, 20, 25% भी कमा लिया ना फॉर द दिस 2022, मेरा टारगेट है कि मैंने 25% भी कमा लिया ना फॉर माई सेल्फ, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि जितना वॉलेटाइल मार्केट रहने वाला है। सब बोलेंगे सर इतना ज्ञान है आपके पास, इतना ज्ञान दे रहे हो अभी सबके सामने, आप 25% भी नहीं कमा सकते। बात ये है कि मैं 25% से मैंने टारगेट बना लिया और मैं खुश हूँ उससे, क्योंकि एक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कंटेंट भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं आपका कैपिटल ज़ीरो होने वाला है। तो अगर आप इक्विटी से सैटिस्फाइड हैं, तो एफ-एन-ओ पे कभी जाइएगा ही मत। इट्स अ स्ट्रिक्ट नो-नो थिंग कि एफ-एन-ओ में जाने का सोच रहे हो। अगर फिर भी आपको ऐसा मन है कि एफ-एन-ओ जाने का है, तो पहले आप अपने इक्विटी स्टॉक्स के है ना 6 महीने एक काम कीजिए, क्या कहना, जितने ट्रेड आपने खुद से लिए, ट्विटर पे देख के या किसी को देख के, वैसे नहीं, जो आपने खुद ना अपने दिल से लिए, अपने चार्ट से लिया ना, सबका है ना लॉग बना लीजिए। अगर आपका हिट रेशियो 50% से ज़्यादा है, तो ही आप सोचिएगा कि, और जिसमें स्टॉप लॉस आपका ओनली 5 से 7% हो, क्योंकि एफ-एन-ओ स्टॉक में 5-7% ज़्यादा स्टॉप लॉस रख नहीं देते प्राइस का। सो जो 6 महीने में आप 5 से 7% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। अगर आपका हिट रेशियो 50% से ज़्यादा है, तो ही आप एक कोशिश कीजिएगा टू स्विच टू एफ-एन-ओ, अदरवाइज़ स्टिक नो कि आप एफ-एन-ओ के बारे में सोचिएगा नहीं। अगर मान लीजिए ये भी हो जाता है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का फ़ॉलो-अप आंसर आता है कि क्या बेसिक चीज़ें हैं या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें, जो चीज़ें याद रखनी चाहिए, वो है ओआई का एनालिसिस, कि जो प्रॉफिट बिग सर बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं वो, कि किधर ओआई बन रहा है, किधर ओआई नहीं बन रहा, स्टॉक कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, दैट इज़ फाइन। बट आपको एक रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी, एटीआर होता है कि एवरेज टू रेंज क्या है स्टॉक की, आप उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। उसके अलावा एफ-एन-ओ ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कि आजकल तो क्या बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो चलो जाने दीजिए, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको आपके, जो मान लीजिए से आज निफ्टी 17,300 में बंद हुआ, तो आपने 17,300 का कॉल बाय करा, तो 17,300 कॉल का भी आपको चार्ट खोलने देगा, जो आपको ट्रेडिंग व्यू खोलने नहीं देता। तो बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडेक्स पे दिख जाती हैं, बट आपको, जैसे मान लीजिए इंडेक्स बुलिश हो रहा है, बट आपको लगेगा जो इन द मनी 17,300 चल रहा है ना, वो अभी तक बुलिश नहीं हुआ है। तो वो एक बहुत क्लियर डायरेक्शन होता है कि आपको कैसे करना है। उसमें हाँ, ज़रूर टाइम वैल्यू का मैनेजमेंट होता है, पर स्टिल अगर आपको उसमें देखना चाहें, तो आप उसमें भी देख सकते तो आई थिंक 3-4 चीज़ें जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक प्रॉफिट बिग बुल सर आल्सो वांट टू ऐड समथिंग ऑन इट। सो Okay, Vishu, I just want to give an example. जितने भी users हैं, I think if they can open whatever I am trying to say. So आज एक स्टॉक है हमारा कैनफिन होम्स. So विशु, I ask you, आज ये ₹7 नीचे बंद हुआ है, यानी कि 1.20% नीचे बंद हुआ है. ठीक है. सो इसकी एक ऑप्शन है कैनफिन फरवरी 600p. कल ये बंद हुई थी ₹8.50 पे, आज ये बंद हुई है 4% नीचे. इज इट लॉजिकल? ये तुम्हें लॉजिकल लग रहा है? भाई मेरा स्टॉक ₹7 नीचे बंद हुआ है, जो मेरी पुट है कल की प्राइस से भी नीचे बंद हो रही है. इज इट लॉजिकल? मतलब कोई आपको लॉजिक लग रहा है? मतलब मेरा स्टॉक नीचे गिर गया बट मेरी पुट बढ़ी नहीं. सो वन हैज टू अंडरस्टैंड, भाई साहब, दिस इज सेलर्स मार्केट. ऑप्शन में अगर आपकी डायरेक्शन सही भी है, तो भी आप पैसा नहीं कमाते हो. दिस इज अ लाइव एग्जांपल गाइस. कैनफिन होम्स आज ₹8 नीचे गिरा है. इंट्राडे में ₹640 से ₹610 के यहाँ पे 616 पे बंद हुआ है. उसकी पुट जो कल के प्राइस से भी नीचे बंद हुई है. सो जो पहला क्वेश्चन है ना भाई, इक्विटी से ऑप्शन में आना है, तो
ये बहुत जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं ना ऑप्शंस करते हैं, ये उन्हीं का ही खेल है। इवन एक स्मॉल रिटेलर अगर कल को ये बोलेगा ना ऑप्शंस में कि आई कैन मेक मनी, इवन इफ योर व्यू इज राइट, यू आप ऑप्शन में पैसा नहीं कमा पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई बंदा इक्विटी एंड कैश इज द किंग, कैश में यार कल को अगर आपका ट्रेड नीचे भी चला जाता है, ऑप्शन में दिक्कत क्या है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट आप एक महीने का ही होता है, वो एक महीने में वो एक्सपायर होगा। सो यू आर पेइंग अ प्रीमियम। वो प्रीमियम आहिस्ता आहिस्ता थर्ड वीक फोर्थ वीक पे आते आते रिड्यूस होता रहता है। सो यू हैव टू, आपको थीटा गामा आईवी इन चीजों की प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तभी आप उस चीज को कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, नेवर ट्रेड इन ऑप्शंस। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यार कैश में ये होता है कि कैश में यू हैव द डिलीवरी। कल को स्टॉक नीचे भी चला जाएगा तो ऊपर आपके पास डिलीवरी तो है ना। आपके पास कोई ऐसी तलवार तो नहीं लटकी हुई है कि यार आपने उस स्टॉक को बेचना ही है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको इस धंधे का या ऑप्शंस का पूरी थॉरो नॉलेज है, तभी उसको करो। ये एग्जाम्पल वही है कि आपका स्टॉक 7 रुपए नीचे गिर गया है कल की क्लोजिंग से, बट आपका ऑप्शन, आपकी पुट कल की क्लोज से भी नीचे है। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कल को अगर आपका व्यू राइट भी होता तो भी आप पैसा नहीं कमा पाते। सो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल आई थिंक आई वॉन्टेड टू शेयर। जो ब्रेकआउट चार्ट सर भी बोल रहे थे, आई टोटली एग्री विथ हिम। So Vishu, I will Like, just make a one quick addition, to this what both of our panelists have conveyed. yes आई sir, yes टोटली please. कंकर विद ब्रेकआउट चार्ट सर कि सबसे पहले तो बात तो ये है कि मतलब जो मैं भी बताऊंगा या जो ब्रेकआउट सर ने बताया ना, ये सब बोरिंग चीज है। तो इसमें कोई मजा नहीं आएगा, इसमें कोई आपको जो है मतलब आप अपने पैसे को जो है ऊपर नीचे होते हुए देखोगे नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंट्राडे थिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज आई विल पुट एन एंगल ऑफ साइकोलॉजी टू इट, क्योंकि आई बिलीव कि अगर माइंडसेट सही है ना, तो स्किल आपका 20% काम करता है, माइंडसेट आपका 80% काम करता है। सो व्हाट आई फील इज कि अगर आप, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, आपको ये पता है कि अपना आपका किस तरह का पर्सनल ट्रेट है, और वो ट्रेट रातों रात नहीं बनता, वो हमारा जो है सिंस अवर चाइल्डहुड वो एक हमारी आदत बन जाती है। अब अगर एक बंदा जो है वो छोटी छोटी चीज के लिए पैनिक करता है इन नॉर्मल लाइफ, और वो बंदा आके सीधा इंट्राडे में ऑर्डर पंच करता है, सो देन मतलब आप लोग सीधा बोल रहे हो कि इंट्राडे क्या है, फिफ्थ गियर है गाड़ी का। आपने अभी गाड़ी चलानी सीखी है ड्राइविंग स्कूल में, मतलब आपने बुलाया अपने घर पे, और वो बंदा आपको सिखा रहा है और आप बोलते हो नहीं मुझे तो फिफ्थ गियर में जाना है। तो ये चीज आपको आप ही बताओगे, ब्रेकआउट सर या मैं या कोई भी एक्स वाई जी थर्ड पर्सन नहीं बता सकता, नंबर वन। नंबर टू, जब आपको ये पता चल गया कि आप अपने पर्सनल ट्रेड को अपनी एज बना सकते हो मार्केट, तो देन इफ एट ऑल यू स्टार्ट डूइंग और एक्सपेरिमेंटिंग विद द मार्केट, देन सेकेंड थिंग कम्स कि अगर आप कैश मार्केट में करोगे, और खासकर उन स्टॉक्स में करोगे जो कि बहुत लिक्विड स्टॉक्स है, जिसमें कि मतलब आपका बिड स्प्रेड जो है वो पैसों में है, यू विल नॉट गेट स्टक, यू विल नॉट गेट मतलब आपका एंट्री हो गई एग्जिट नहीं हो रहा, वो चीज नहीं होगी। थर्ड जो है मैं बोलूंगा, मतलब विच विल बी साउंडिंग वेरी बोरिश, नो बडी विल, मतलब करने के लिए किसी का मन भी नहीं करेगा। आप कोई भी एक निफ्टी फिफ्टी की जो कि लिक्विड भी है, जिसमें आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, उसका एक स्क्रिप्ट पकड़ो, से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस पकड़ो, उसको आप 2 या 3 महीने एक ही स्टॉक को ट्रेड करो। उससे क्या होगा, आपको किसी के पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई यूट्यूब का वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव मार्केट में अगर आप उसको ये देख रहे हो कि वो कैसे प्राइस जा रहा है, कहाँ पे क्लोज हुआ था कल, सिंपल लेमन टर्म से आप सीखना शुरू करोगे। और उसको आप, अगर आपके पास सपोज 1 लाख का कैपिटल है ना, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप 110 से शुरू करो। तो 10,000 रुपए में डेली का आप जो है रिलायंस का कैश मार्केट में शेयर लेना शुरू करो, और उसको आप पोजिशनली होल्ड करो। इंट्राडे नहीं कह रहा मैं, वही बोल रहा हूँ, इंट्राडे इज फिफ्थ गियर, तो फिफ्थ गियर ही नहीं करना। अपने लाख रुपए में से 90,000 अपने अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में डालो ही मत, वो सिर्फ 10,000 रुपए डालो, ताकि अगर 10,000 आपको सीखने की ट्यूशन फीस देनी पड़ी, दैट इज मच इजी टू बी रेदर देन जंपिंग इन ऑल इन, और उसमें कैश मार्केट में भी अगर आप लॉस कर रहे हो। क्योंकि उससे पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, मोमेंटम क्या होता है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच शुड बी नोन टू अस। तो अगर आप उस चीज को फॉलो करके, जो कि बोरियत है कोई करेगा नहीं, मुझे पता है, ये चीज मैं बोल रहा हूँ,
कि एक ही स्टॉक पकड़ो रिलायंस, उसको 3 महीना ट्रेड करो, 10,000 रुपए से ज्यादा आपने मतलब क्वांटिटी लेनी ही नहीं है, और उसमें आप इस चीज को करो कि बस इससे ज्यादा मैं रिस्क ले ही नहीं सकता। अगर मैं खरीद रहा हूँ 2300 पे, 2290 2280 से ज्यादा नहीं मेरे को मैं रिस्क ले सकता, उसके हिसाब से जो भी आपकी क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हो, दैट विल बी योर पोजीशन साइजिंग। और इसको आप 3 महीना करके देखो सही, आपके आउटकम में आपको खुद को चेंज मिलेगा, आपको ट्रेडिंग जर्नल आपका खुद बोलेगा, आपको अपने इमोशंस का पता चलेगा कि आपको 10,000 अगर आपने कंसिस्टेंटली उस पर प्रॉफिट बनाया ना, अगर 3 महीने में, इट हार्डली मैटर्स कि उस पर 100 रुपए बना रहे हो 500 रुपए बना रहे हो, बिकॉज व्हाट वी नॉर्मली सी इज एब्सोल्यूट रिटर्न्स, बट अल्टीमेटली अवर गोल शुड बी टू सी इन द परसेंटेज टर्म्स। तो अगर 10,000 रुपए पे अगर आप 5%, 4%, 3%, वट एवर, कंसिस्टेंटली इज द कीवर्ड, वो अगर आप 3 महीने में कंसिस्टेंटली बना रहे हो ना, तो देन वो आप स्केल अप करने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। तो 10,000 से लाख भी कर सकते हो, 5 लाख भी कर सकते हो, बट अगर आपने रिस्क लिया है वो छोटे कैपिटल से लिया है, तो यूर मेंटल पीस विल नॉट बी एट स्टेक। एट द सेम टाइम अगर वर्स्ट केस में अगर आपका वही उसमें फिर एक विन रेट भी आता है और वो सब रिस्क रिवॉर्ड भी आता है, अगर आप ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसमें 10 के 10 ट्रेंड अगर पंच करे तो सारे ही सारे जीरो हो जाए, मतलब वो तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर होगी। तो अगर आप थोड़ा सा अपना स्किल को इम्प्रूव, और ये स्किल आपका इम्प्रूव करेगा, इसमें आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, इवन आपको ओआई डेटा भी देखने का जरूरत नहीं, टू स्टार्ट ऑफ विद। आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर अ नोविस पर्सन हु हैज जस्ट बीन इनटू द मार्केट्स, एंड दिस इज अ एक्सरसाइज विच एनी इंडिविजुअल कैन डू इंडिपेंडेंटली। इससे आपको लर्निंग सीखने को मिलेगी विच विल बी योर थ्रू आउट योर लाइफ विद यू। At the same time, once you get this hang of basics, then you can start seeing how people are doing. You can follow somebody on social platforms, just take how they are doing. Don't focus on what they are telling, and what is the outcome which you are much more worried about कि मेरे को टारगेट पता चल जाए, ब्रेकआउट सर बता दें कि मुझे एंट्री इस पे मिलेगी, इतना मेरा स्टॉप लॉस होगा और एग्जिट होगा। तो ब्रेकआउट सर का रिस्क अलग होगा, ब्रेकआउट सर की एंट्री अलग होगी, ब्रेकआउट सर की कन्विक्शन अलग होगी, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो दिस इज जस्ट अ लेमन में मतलब, और बहुत ही सिंपल टिप दिया है। मुश्किल है वो फॉलो करना, क्योंकि उसमें एंथू नहीं आएगा, उसमें रोज आपको कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ एक एड्रेनलिन रश नहीं रहेगा कि यार रिलायंस ही देखना है वही, और उसमें इतना देख देख के आपकी आंखों को प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कि आपको लेवल्स बाय हार्ट हो जाएंगे कि 3 महीने के बाद कि कहाँ पे इसका सपोर्ट बनता है, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, और क्या। दिस विल बी माई 2 cents ऑन द क्वेश्चन व्हाट हैज बीन पुट। Right, absolutely, sir. I think that is a brilliant advice, sir. In fact, आपने जो advice दी उससे मुझे अपने शुरुआत के टाइम की एक किताब याद आ रही है. So the first book that I had read on stock market जो मुझे recommend की गई थी, that was Reminiscences of a Stock Operator by Edwin Lefrey. उसमें जेसी लिवमोर करके एक 19th सेंचुरी के आई थिंक ट्रेडर थे, उनके बारे में लिखी गई है किताब. एंड उसमें ये था, उसकी शुरुआत कहानी किताब की ऐसे होती है, उनकी बायोग्राफी है कि ही वॉज एट द एज ऑफ 15, ही वॉज एक्चुअली एक स्टॉक मार्केट में उनका काम था बस इधर से उधर, जो टेप चलता रहता है उसकी फिगर्स को इधर से उधर ले जाना. सो दिस इज अगेन मतलब अर्ली 1900s की कहानी है. सो वहां पे कुछ भी डिजिटल वगैरह नहीं होता था, और वो बस नंबर्स को इधर से इधर, वो उधर से नंबर मिलता था, वो उधर जाके बोर्ड पे चढ़ा देते थे वो नंबर. एंड देन so how it started for him was वो बस नंबर कंपनीज के अगेंस्ट नंबर्स लिखते रहते थे, एंड देन ही स्टार्टेड टू सी अ पैटर्न इन देम, एंड देन ही बिकेम, मतलब वही पैटर्न में ही खुद ही से ही इवन ट्रेड भी नहीं करते थे वो सिर्फ नंबर्स को देखते थे, एंड एज अ फन गेम ही यूज टू कि अब वो कोशिश करते थे उसमें पैटर्न पहचानने की अब क्या होने वाला है. एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री की, मतलब आज भी मतलब 100-150 साल हो गए उसके बाद भी आज के डिजिटल मार्केट्स में भी हिज स्टोरी इज सो relatable and so relevant that मतलब in fact I often mention that book in our podcast because I absolutely love that book. तो absolutely I think that is a brilliant way to start off कि आप कोई एक लेके उसको by heart study करके उसमें खुद ही से जो आप ढूंढोगे, that will be something absolute gem. तो great, thank you so much for that, sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है, पटेल सर का है. उन्होंने पूछा है कि दो क्वेश्चन पूछे थे. पहला आई थिंक हम लोगों ने काफी हद तक कवर कर लिया है कि हाउ डज एनीबडी स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट स्टॉक with examples, and the other one he asked was how to differentiate multi-bagger stocks in the stock market. तो multi-bagger stocks पे आप लोगों के क्या व्यूज हैं, वो भी मैं जानना चाहूंगा सर.
Hello. Any of you, sir, all three of you, I think you have got multi-bagger stocks in your portfolios. So मैं तीनों से ही जानना चाहूंगा. Breakout chat, sir, please. सबसे पहले बात तो ये है कि आप कोई स्टॉक जब खरीदते हैं ना, तो कोई भी ये सोच के नहीं खरीदता कि ये मल्टी बैगर होगा, इस समय आप जीवन भर रखूंगा, जब तक ये अगला दीपक नाइट्रेट नहीं बनेगा मैं इसे नहीं बेचने वाला। ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ पे जो ये सोच के खरीदता है। सो मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या मल्टी बैगर बनते नहीं है, उनकी जर्नी को आपको देखना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए जीएनएफसी है, अगर आप जीएनएफसी और दीपक नाइट्रेट की बुक्स देख लेंगे ना, तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसा मेरे को अभी देखने को बैठेंगे ना ढंग से, तो बोलेंगे कि यार दीपक नाइट्रेट की बुक तो मतलब जीएनएफसी की बुक तो ज्यादा अच्छी है दीपक नाइट्रेट से, बट ये शेयर ₹550 का क्यों? तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मल्टी बैग, अब मेरे लिए जीएनएफसी यहाँ से मल्टी बैगर है। अब मैं आज एक आज पॉडकास्ट चल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जीएनएफसी भी अगला दीपक नाइट्रेट बनेगा, जीएनएफसी 2000 पे जाएगा। अब किस में पे, क्योंकि दीपक नाइट्रेट ने क्या कोविड लो में ₹280 आया था, अभी हाई में चला गया है 3000 रुपये, तो 10x हो गया। तो बट ये तो क्या कोविड में लिक्विडिटी थी इसलिए पैसा था, पर अभी जीएनएफसी को यहाँ से 2500 पहुंचना था, तो वो कम से कम 2-3 साल लेगा। तो वो क्या है, मल्टी बैगर बनाने के लिए आपको कन्विक्शन तो चाहिए, बट उसके साथ पेशेंस भी चाहिए। तो जब आप कोई स्टॉक लें ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। वो ही एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप ट्रेल करते रहेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न वो शायद देते। यहाँ पे दूसरी अप्रोच है कि लेके भूल जाओ, जो होगा देखा जाएगा। सो आई बिलीव इन फर्स्ट अप्रोच कि ट्रेल करते रहो जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो, तो चलते रहने दीजिए। आपका ट्रेडिंग जो पोजीशन थी वो इन्वेस्टमेंट बन सकती है। बट आज मैं सोचूं कि यार आईवीपी मल्टीबैगर बन जाएगा, आईवीपी की बुक्स खोलेंगे ना अपन, ये मैं बोलना चाह रहा था प्रॉफिट बुक्स से, कि अपन ने लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट करा था तब भी अपन दोनों ने सेम स्टॉक ट्रेड करा था सेम प्राइसेस पे, आज भी सेम ही चीज़ हुई है। अब जैसे आईवीपी का सर ने एग्जांपल लिया, आईवीपी का चार्ट देख लेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि भैया आज पूरे दिन मार्केट में इससे बेहतरीन चार्ट कोई था ही नहीं। बट द मोमेंट यू ओपन स्क्रीनर और आईवीपी डालेंगे ना, आईवीपी की बुक्स ऐसी हैं कि मैं इन्वेस्ट ना करूं, सॉरी टू से, 150 करोड़ रुपए की कंपनी है, सेल्स में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ रही है, उसके अगेंस्ट कोई फिक्स्ड एसेट नहीं बढ़ रहा। ये थोड़ा फंडामेंटल बात कर रहा हूँ मैं। कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ती आ रही है, फिक्स्ड एसेट नहीं बढ़ रहे, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। कंपनी जो सेल कर रही है उसका मेजर पार्ट कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही, और ऊपर से कंपनी की बोरोइंग्स और बढ़ रही है। अब ये सब मैं देख लूँ, प्रमोटर ने भी कोई बाइंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, अब ये देख के है ना फंडामेंटली तो मुझे लगता है कि यार आईवीपी इज अ बैड स्टॉक। बट मैं क्या मेजर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, ट्रेडर हूँ, तो मुझे लगता है यार आईवीपी यहाँ से है ना अभी ₹150 के प्राइस से 200-230 तो चला जाएगा, हम कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या है, कन्विक्शन होना चाहिए। हम कभी कभी टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कन्विक्शन दे देते हैं, पर जैसे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि टेक्निकल तो कन्विक्शन दे रहा है बट फंडामेंटली नहीं दे रहा। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं तो क्या है, मेरा 15-20%, 25% जितना मुझे चाहिए होता है उतना लेके निकल जाता हूँ। बट जहाँ मुझे दोनों लगता है कि हाँ, कि दोनों कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो पॉइंट इज, अब आज एक स्टॉक था जैक्सन फार्मा, ठीक है, अब उस वो टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी बुक्स देखोगे ना तो कंपैरेटिवली बहुत क्लीन है। वो भी कुछ क्या 450-500 करोड़ की कंपनी है, ठीक पीई है, सब कुछ है। बट वो क्या है, अब ये स्टॉक ऐसा है कि अगर मैं लूँ तो मुझे थोड़ा-सा अंदर से कन्विक्शन है। तो ओनली मैटर इज़ कन्विक्शन। अगर आप किसी स्टॉक पे कन्विंस्ड हैं कि ये मल्टीबैगर बन सकता है और आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा, तो कीप होल्डिंग इट, अदरवाइज़ कोई फ़ॉर्मूला नहीं है मल्टीबैगर ढूँढने का। यार एक चीज़ और, पिछले 2-3 क्वार्टर के ना रिज़ल्ट ट्रैक कर लीजिए, और बस वो दैट इज़ इनफ। और चाहिए तो 2-3 साल मतलब 3 क्वार्टर कर लीजिए और 3 साल कर लीजिए, अगर तीनों में इंक्रीमेंटल दिख रहा है तो दैट इज़ अ बुलिश साइन कि कंपनी इज़ डूइंग गुड। और क्या है, एक डेट कम होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें सब बोलते हैं। Right. ओवर टू यू विशु। Great, sir. Profit reports, sir. Yes, sir. या विशु, मल्टी बैगर यार, अगर मैं मल्टी बैगर की बात करूं सॉरी, मल्टी बैगर एक ही, मेरे हिसाब से अगर कोई मल्टी बैगर बनता है तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी क्या होती है, जैसे दीपक नाइट्राइट है, मैंने स्टोरी पहले बताई कि वो ऐसी केमिकल प्रोड्यूस करता वो इंडिया में कोई नहीं करता। इवन पीडीलाइट है, फेविकोल, एशियन पेंट्स। सो एक स्टोरी है, उसके उसके साथ में उसकी अर्निंग्स को आप जरूर देखो
कि उसकी अर्निंग्स उसकी प्राइस को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, वही मल्टी बैगर है। अब आज के दिन के ऊपर अगर 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 कोई बंदा बोल रहा है टाटा मोटर्स इज नेक्स्ट टेस्ला, टाटा मोटर्स की अर्निंग्स भी वैसे आनी चाहिए। एक एक कोट है, इट्स नॉट यू, टाटा मोटर्स माइट बी द फर्स्ट कंपनी जिसने ईवी की गाड़ी लॉन्च करी है, बट कोई और कंपनी भी तो हो सकती है यार। टाटा मोटर्स की हुंडई की आ सकती है, मारुति की आ सकती है। दोस कैन, इट्स नॉट हु स्टार्टेड फर्स्ट, इट इज अबाउट हु विंस द रेस। सो आपको वो चीज को पकड़ना है कि यार आगे चल के आप सिर्फ मार्केट, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि उस चीज को ऑलरेडी प्राइस इन कर देती है। स्टोरी है, सबको पता है टाटा पावर के ईवी स्टेशंस लगेंगे, के पीईएल के ईवी स्टेशंस लगेंगे, बट क्या वो आपकी स्टॉक प्राइस जो भी इतना बड़ा है, क्या वो अर्निंग्स उसको वो कर रही है? जैसे ब्रेकआउट चार्ट सर ने बोला, जीएनएफसी, जीएनएफसी की बुक्स और दीपक नाइट्राइट की बुक्स वो है, बट जीएनएफसी फिर भी एक, आई डोंट नो, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कुछ उसमें है। सो एक गवर्नेंस की बात आ जाती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत गलत कंपनी है, बुरी कंपनी है, मैं जस्ट एक व्यू ले रहा हूं कि आपको ये चीज समझना है कि यार उसके प्रमोटर कैसे हैं, उसके प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर उसके प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड है, इवन विद एंजल ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग का जब आईपीओ आया था 300 रुपए पे था, आज के दिन पे ऊपर अगर आप अ, उसकी वर्थ देखो कि पिछले 2 साल में कितने डीमैट अकाउंट खुले हैं, जिसकी वजह से एंजल ब्रोकिंग 300 रुपए से 1500 गया। इवन अरिहंत कैपिटल, आई थिंक आई बीन सेइंग 140 से 322। अब यार मार्केट में प्लेयर्स ही उतने हैं, उसकी अर्निंग्स उसको सपोर्ट कर रही है। सो मल्टी बैगर कोई भी एक दिन में नहीं बन जाएगा, उसके पीछे एक स्टोरी होगी। आपको उस स्टोरी को जीना पड़ेगा, आपको उस स्टोरी को कैच करना पड़ेगा कि भाई अर्निंग्स उसकी सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे टाटा स्टील या स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम सेक्टर बढ़ रहा है अभी, मतलब कि टाटा स्टील 300 रुपए से 1200 1300 तक चला गया। बट अगर आप एल्यूमिनियम या किसी और कॉमोडिटीज की बात करोगे, वो पिछले कुछ 6 या 7 महीने में अगर आप चार्ट्स देखोगे, वो स्टैग्नेंट रह रही हैं। सो आपको ये भी चेक करना है कि यार ओवरऑल स्टॉक प्राइस भी अगर आप टाटा स्टील का देखोगे, पिछले 6 महीने में वो रेंज बाउंड ही चल रहा है। 1100 रुपए पे बाय हो जाता है, ऊपर से वो सेल हो जाता है। सो एक साइकिल होता है, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। तो अगर आपकी अर्निंग्स आपके स्टॉक प्राइस को मैच कर रही है, आई थिंक दैट विल मेक यू अ स्टॉक अ मल्टी बैगर। या नहीं तो भाई हाल यस बैंक वाला ही होगा, जबकि कोई ना कोई पंगा डलेगा तो भाई आपको बोला जाएगा कि 5 रुपए पे स्टॉक लेके जाओ। या राइट। So अभी Vishu, देखते I हैं have कि just one point to add here. यस। Again, it will be more related to psychology. So pardon me if at all people find it boring, but I have realized it over the period of time that आप जितना मर्जी चार्ट सीख लो, जितनी मर्जी डिस्कशन कर लो, अगर आप अपने माइंड पे खुद आपको क्लियर नहीं है ना कि आप चाहते क्या हो मार्केट से, क्योंकि मार्केट जो है एक ओशन है, उसमें हर किसी के लिए हर कुछ है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि इंट्राडे वाला पैसा नहीं कमाता, पोजिशनल वाला नहीं कमाता, एफएनओ वाला नहीं कमाता। तो जो आपको चाहिए उसके लिए आप कितना तैयार हो, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली चलता है, राइट? दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। तो मेरा ये मानना है पहले तो कि अगर आप मल्टी बैगर की बात करते हो, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द हिंड साइड, पीछे देख के बात कर रहे हो आप। जिस टाइम पे बजाज फाइनेंस 2010 में जो कि है 50-60 रुपए पे था, उस टाइम पे संजीव बजाज जी को भी नहीं पता होगा कि शायद वो यहाँ तक स्केल अप हो सकता है, नंबर वन। जिस टाइम पे सिम्फनी जो है 2006 पे बीएफएसआर बीआईएफआर में था, कि मतलब जो बैंकरप्सी का कोड रहता है उसमें था कि कंपनी पूरी बैंकरप्ट है, तो उस टाइम पे उनके प्रमोटर साहब को भी नहीं पता था कि वो ऐसा होने वाला है। एस्ट्रल के केस में संदीप इंजीनियर साहब को भी नहीं पता था कि वो इतना स्केल हो सकता है, या इतना कॉम्पिटिटिव होने के बाद वो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि लाइजरोल के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और पीवीसी पाइप्स को पहली बार इंडिया में लाए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मल्टी बैगर है या मल्टी बैगर स्टॉक में मुझे एंट्री चाहिए, बट क्या हम उसको होल्ड कर सकते हैं? नंबर वन, दैट इज अ क्वेश्चन। सेकेंड थिंग इज के टेक्निकली अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि आई ऑल्सो ब्लेंड बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो फंडामेंटल्स पे मेरा भी ज्यादा फोकस रहता है हमेशा, कोई भी इवन टेक्निकल अगर मैं ट्रेडिंग के लिए भी कोई स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ तो आई मेक श्योर कि उसमें भी मेरा
वो रहता है कि इट शुड बी फंडामेंटली स्ट्रांग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको ये कन्विक्शन वो कब आएगी जब आपकी खुद की रिसर्च की हुई होगी. फर्स्ट थिंग कि आपको पता है कि वो कंपनी क्या करती है, उस सेक्टर का ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज कितना है. उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अभी आज की डेट में हम इंफ्रा के लिए देख रहे हैं या इवन टेक्सटाइल्स के लिए देख रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ पुश है क्या, कुछ पॉलिसी कंप्लायंस है कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से उसमें डिमांड बढ़ सकती है. एट द सेम टाइम अगर आप उसमें भी सेक्टर लीडर के साथ रहोगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. बट वो सेक्टर लीडर आपको डे वन से नहीं पता होगा कि जहां आप जा रहे हो. डे वन से किसी को 2010 में नहीं पता था, 2012 में नहीं पता था कि बजाज फाइनेंस विल बी सेक्टर लीडर इन द एनबीएफसी स्पेस, टू जस्ट गिव एन एग्जांपल. तो मेरा ये कहना है कि टेक्निकली ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई हाउ सो कि हम लोगों का एक साइकोलॉजी वाइज और हम लोग के बाय बर्थ जो है एक ही हम चीज सीखे हैं कि यू हैव टू, मतलब हमें जो नीचे वाले को खरीदने में जहां पे हम लॉस में होंगे वहां पे एवरेज करने में डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे माइंड में ये है कि अरे कितना और गिरेगा, इतना तो गिर चुका है. अब यस बैंक जो है इतना गिर गया, अगर मेरे को उसमें 10 रुपए में मिल जाएगा तो इससे ज्यादा क्या गिरेगा. ये हमारा माइंडसेट है. और हमें अगर जो चीज है बढ़ रही है, जो हमें पिछले 1700 रुपए पे मिल रहा था बजाज फाइनेंस कोरोना के टाइम पे 2020 में, वो हम 5,000 पे जाते हुए देखेंगे, हमारा हिम्मत ही नहीं होगी कि हम 5,000 पे उसको ऐड कर ले. फिर हम उसको 7,000 पे जाते हुए देखेंगे तो नहीं, 7,000 पे भी हिम्मत आ ही नहीं सकती, एक शेयर लेने की भी हिम्मत नहीं आएगी. और बात हम करेंगे कि हमें मल्टी बैगर चाहिए, तो यस बैंक में मल्टी बैगर बन जाएंगे ये सोच के कि हम एवरेज डाउन कर रहे हैं. आई एम सॉरी, आई एम साउंडिंग लाइक अ ब्लंट, बिकॉज ये अच्छा काफी लोगों को नहीं लगेगा सुनने में. तो ये ऐसा नहीं है कि आपको डे वन से पहले से पता होगा कि वो मल्टी बैगर बनेगा. अगर आप उसकी स्टोरी के साथ में, जैसे कि मेरे दोनों पैनलिस्ट ने बोला है साथ वाले, तो वो चीज है. और साथ में टेक्निकल से आप कैसे कर सकते हो, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पिरामिडिंग. तो अगर आप देख रहे हो कि डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो एज ब्रेकआउट सर राइटली सेड. एट द सेम टाइम उसमें अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाना है, बिकॉज अगर आपको मल्टी बैगर बनाना है तो आपको ऊपर के प्राइस पे भी खरीदना पड़ेगा. यू कैन नॉट लिमिट योर सेल्फ कि एक बारी मैंने खरीदा और उसके बाद मेरे को कोई खरीदने का जरूरत नहीं है. तो मल्टी बैगर उन लोगों के लिए रियल टाइम में बनता है, रियल सेंस में बनता है, जो कि एक स्टॉक को अगर 5 रुपए में खरीदे हैं, उसको 300 पे भी खरीद रहे हैं, उसको 500 पे भी खरीद रहे हैं, देन दे आर सीइंग दैट 5,000 रुपीज स्टॉक. तो कहना बड़ा आसान है, हिंडसाइट में बहुत अच्छा लगता है. मतलब आपके सामने अब डिवीज के एग्जांपल लूं तो डिवीज ऐसे 2 या 3 बारी केस हुए हैं जहां पे कि 50% तक क्रैश किया, और जैसे अभी कंसोलिडेट कर रहा है. अगर आज मैं किसी को टेक्निकल चार्ट्स और फंडामेंटल स्टोरी सुना के भी बोलूंगा तो वो कन्विक्शन कहाँ से लाओगे, उसके पेशेंस कहाँ से लाओगे उसे होल्ड करने के लिए. Divis has crashed nearly 50% in history in 2 or 3 occasions. और उसके बाद आप उसका रिटर्न्स देखिए तो एक्स में आता है, मतलब एक्स टाइम्स रिटर्न्स देता है वो, जितना अगर वो क्रैश करता है तो अगर हम 50% का लॉस झेलने के लिए तो रेडी है, और वो भी फंडामेंटल जहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और वो आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए, आपका खुद का होमवर्क होना चाहिए. और अगर आपको फार्मा नहीं समझ आता तो नो बडी इज पुटिंग गन ऑन यू कि आपको फार्मा का स्टॉक ही लेना. दैट इज वेयर योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कम्स. कम करो, अच्छा पढ़ के करो, क्वालिटी में जाओ, और अपने ज्यादा इन एंड आउट मत करो. अगर इफ यू आर वांटिंग और इफ यू इंटेंड टू बी विद मल्टी बैगर्स, बिकॉज मल्टी बैगर्स ऐसा नहीं है. अभी टेक्सटाइल की से फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल से के लिए ले रहे हैं टू कोरिलेट. अगर टेक्सटाइल की थीम वापस आ रही है काफी डोल ड्रम्स के बाद, तो वहां का अगर सेक्टर लीडर को आप आज भी पकड़ोगे और उसको अगर आप कंसिस्टेंटली अप एवरेज करोगे, उसको पिरामिड करोगे, और अगर कुछ सालों के बाद उसको देखोगे तो देन डेफिनेटली यू कैन से कि बट ऐसा नहीं है कि वो लीनियर रिटर्न्स रहेगा. उसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन भी आएगा, उसमें शेकआउट्स भी आएगा, और फिर हम वहां पे तो 10-15% का रिटर्न लेके निकल जाएंगे, या फिर माइनस कई बार होके निकलेंगे, जैसे अभी थोड़ा बहुत पैनिक है अभी ड्यू टू एनी XYZ रीजन. बिकॉज चार्ट्स में ये चीज का मैटर नहीं होता कि क्या रीजन है पीछे. चार्ट्स आर टेलिंग यू ये चल रहा है, ये हो रहा है, आपको उसके साथ में आना है या उसके अगेंस्ट जाना है. दैट अगेन चॉइस लाइज विद अस. तो फाइनली इट इज अवर कॉल. और उसमें अगर ये है कि अगर हमने खुद होमवर्क किया होगा ना तो हमें पता होगा कि भाई क्या उसके प्रॉस हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, कहाँ पे स्टोरी चेंज हो रही है, कहाँ पे उन्होंने कहानी ये सुनाई थी लेकिन वो तो कहानी दूर दूर तक हो ही नहीं रही है. और वो चीज लेटर ऑन आपको अर्निंग्स में दिखेगी. मतलब क्वार्टरली अर्निंग्स होती है ना, तो 3 महीने के बाद वो चीज पता चलेगी. अगर आप उनकी कॉन कॉल पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, या उनकी जो मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है हम ये इतना कैपेक्स कर रहे हैं,
और उसके बेसिस पे हमें उम्मीद है कि इतना जो टर्नओवर है वो हमारा FY25 से चालू होगा। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि उसकी अपफ्रंट इन हैंड डिमांड है कि जो कैपेक्स कर रहे हैं, मतलब स्टोरी सुना दिया और उसकी कहानी कर दी, बुल मार्केट में मल्टीपल स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। एक्चुअली हिंडसाइट सुनने में बहुत अच्छा है मल्टी बैगर, बट उसको राइड करना बहुत मुश्किल है। राइट, राइट, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा भी सर इसमें मतलब जो आई हैव मतलब हर्ड और इस टाइप की मेरे को आई हैव बीन लकी टू हैव सो मेनी पॉडकास्ट। सो मुझे यही समझ में आया है दो चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मल्टी बैगर्स के बारे में। वन इज कि you don't find a multi-bagger, a multi-bagger finds you. And the second statement that I've loved about multi-baggers is कि uh, एक हमारे साथ गेस्ट आए थे, उनका ये कहना था कि उनके पास काफ़ी सारे मल्टी-बैगर्स थे एंड मतलब ही हैड बीन होल्डिंग स्टॉक्स फॉर 13-14 ईयर्स। तो हम लोगों ने उनको पूछा था कि सर कैसे, मतलब हाउ डिड यू ब्रिंग दैट पेशेंस विद यू, और कैसे इतना आपने होल्ड कर लिया फॉर 13 ईयर्स, एक स्टॉक नीचे गया ऊपर गया, इतना पेशेंस कहाँ से आ गया। सो हिज आंसर वाज दैट कि वो स्टॉक उन्होंने अपनी वाइफ के अकाउंट से, ब्रोकरेज अकाउंट से खरीदा था और वो उसका पासवर्ड भूल गए थे एंड दैट्स व्हाई ही हैड दैट स्टॉक फॉर सो मेनी इयर्स। तो दैट्स हाउ आई गेस मल्टी बैगर्स वर्क। बट वो पेशेंस इज एब्सोल्युटली लाइक यू सेड कि साइकोलॉजी इज एवरीथिंग, एंड लाइक प्रॉफिट बिगुल सर सेड कि फंडामेंटल्स ट्रैक करो। ब्रेकआउट चार्ट सर ने भी यही बोला कि uh, मतलब Yeah, यस यस विशु, प्रॉफिट बिगुल जस्ट वन थिंग। आई थिंक सर ने यस बैंक की बात बोली। अगर आप सर। यस बैंक का पिछले एक साल का मतलब कि अगर आप रिजल्ट देखोगे, आई थिंक उनका एनआईआईज और उनका जो डिपॉजिट्स है, दे आर नॉट गिविंग लोन्स टू नाउ कॉर्पोरेट्स, और एसबीआई ने इसको बैक किया था। तो अगर आप इनका रिजल्ट सीजन देखोगे, एंड आई थिंक आई एम बीन सेइंग, आई थिंक 4 to 5 टाइम्स जब भी हमारा पॉडकास्ट हुआ है, अगर आप देखोगे यार, यस बैंक ने आफ्टर अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दी है। सो एज पर मी, आई थिंक आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि यार 2018 के बाद एक स्टॉक जो कि 200 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, और इतनी वॉलिटिलिटी आई है हमारे स्टॉक मार्केट में। आपका मतलब, अगर अगर मैं मोटा मोटा अगर मैं बैंक्स की बात करूं, जो मिड मिड साइज बैंक्स हैं, जैसे आरबीएल है या कुछ है, आरबीएल का तो बात ही छोड़ दो। अगर यार आरबीएल की मार्केट कैप बैंक्स में कम होगी तो भाई यस बैंक भी बढ़ सकता है। तो एक स्मॉल रिटेलर है, उस स्मॉल रिटेलर को ये देखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है जो जिसकी अर्निंग्स चल रही हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आपको यस बैंक लेना चाहिए, बट अगर आप जो जो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर आप अर्निंग्स देखोगे यस बैंक की, द बैंक इज शेपिंग अप, बट इट्स वेरी अर्ली डेज। बट एक प्राइस एक्शन जो मेरे को एज ए इन्वेस्टिंग का बता रहा है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, विच इज अ वेरी गुड साइन। आई थिंक लास्ट 4 इयर्स में अगर कोई आईपीओ के बाद 12-13 रुपए पे आईपीओ आया था, और आईपीओ के बाद वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, सो the price is stable at that price at that point of time. So ये चीजें आपको करनी चाहिए। अगर अगर आपको अगर कोई स्टॉक आपका 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, सो आपको पता लग जाएगा उस स्टॉक पे दम नहीं है। मतलब आई आई अगर कोई एशियन पेंट्स 200 डे मूविंग एवरेज पे जाएगा तो आंख बंद करके आई वुड लव टू ऐड एशियन पेंट्स, आई वुड लव टू हैव पिडिलाइट, आई वुड लव टू ऐड इवन जैसे सर ने बोला बजाज फाइनेंस, आई वुड लव टू ऐड बजाज फिनसर्व एज वेल। सो आपको क्वालिटी स्टॉक्स पता है, इवन टीसीएस, इन्फोसिस, अगर वो 200 दिन की मूविंग एवरेज पे मिल रहे हैं तो यार मेरे हिसाब से भर लो, आपको 20-25% रिटर्न मिल जाएगी। आज नहीं मिलेगी, अगले 2 साल में मिल जाएगी। तो वन हैज टू वेट। जैसे ब्रेकआउट चार्ट सर ने बोला कि कैश या कैपिटल अपने पास रखो, और अगर किसी के पास उस दिन कैपिटल होगी, अब 2020 में क्या हुआ, जिनके पास पैसा था वो 1700 रुपए में बजाज फाइनेंस ले लिए, तो आज भी वो प्रॉफिट में है। बट जिस बंदे ने 8,000 रुपए पे बजाज फाइनेंस लिया हुआ है, क्या वो प्रॉफिट में है? या जिस बंदे ने नौकरी 7,200 पे लिया हुआ है, क्या वो प्रॉफिट में है? नहीं। तो आपको एक, यू हैव टू टाइम द मार्केट। सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। या राइट, राइट, great, absolutely sir, thanks for that. And I think matlab that is
मतलब दैट हैज बीन अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन सो फार. हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ज़्यादातर आई थिंक अभी हमारे पास स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही बचे हैं. So I'm sorry for this. Even I don't want to stop, but I think अभी we are reaching at a point जहाँ पे हम लोगों को अब थोड़ा close की तरफ बढ़ना होगा. So I'd like to thank everybody present here. Thank you so much for being there with us for almost 2 hours now. And of course, thank you Breakout Chat sir, thank you Profit Big Bull sir, and Bharat sir for taking out the time and talking to us. And solving so many questions for us and giving us so many gems of knowledge. आपने हमारे साथ शेयर किए निफ्टी पे अपने व्यू शेयर करने से लेके एक नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, जो अभी करंट सिनेरियोज हैं उसमें क्या करना चाहिए. So thank you so much for us. It's always so enlightening to talk to you and learn from you. So I look forward to our next spaces and I absolutely can't wait for it. And for audience, आपके stocks जो आप लोग stock specific questions कुछ पूछना चाहते हैं, I'm sorry आज हम लोग वो नहीं ले पाए, but we'll definitely try to take them in the next podcast. Once again, thank you so much and have a really good day tomorrow. Yeah. Good night, Yes, all. sir. Thanks, Vishu. Yeah. Good night, everybody. Thanks. Yeah. Thank you all. Good night.